आज हम बात करेंगे कॉस्मोस के बारे में, जो कार्ल सेगन ने लिखी है। ये किताब हमें ब्रह्मांड की वास्टनेस और समय की अनंतता को समझने में मदद करती है। कार्ल सेगन, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंसेस के प्रोफेसर थे, उन्होंने मार्स के मिशन जैसे मैरिनर, वाइकिंग और वॉयेजर में लीड रोल प्ले किया। कॉस्मोस सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक सफ़र है जो हमें यूनिवर्स की खोज और इंसानी सोच की गहराइयों में ले जाती है। सेगन ने साइंस को इतना अप्रोचेबल बनाया है कि आम आदमी भी आसानी से इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। उन्होंने बताया है कि कैसे साइंस एक सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस है जो हमें नई डिस्कवरीज और आइडियाज़ के थ्रू यूनिवर्स को समझने में मदद करता है। कॉस्मोस में सेगन ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया है, जैसे कि वाइकिंग लैंडर मिशन और कॉस्मोस टीवी सीरीज का क्रिएशन, जो दुनिया भर में 140 मिलियन लोगों तक पहुंचा। कॉस्मोस न सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करती है, बल्कि हमें इंस्पायर भी करती है कि हम अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के बीच अपनी जगह को समझें और उससे कनेक्ट हों। ये किताब एक ऐसा दरवाज़ा खोलती है जिससे हम अपने यूनिवर्स के मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सोच विचार कर सकते हैं। आइए इस किताब को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1, द शोर्स ऑफ द कॉस्मिक ओशन। सैगन कहते हैं कि कॉस्मोस सब कुछ है, जो था, जो है और जो होगा। हमारी सबसे छोटी सोच भी हमें यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों की तरफ ले जाती है। कार्ल सेगन ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि कैसे हमारा प्लेनेट यानी अर्थ, जो कि एक बहुत ही छोटा सा कंकड़ के टुकड़े जैसा है, वो इतने बड़े ब्रह्मांड में खो गया है। यूनिवर्स का साइज और उसकी उम्र इंसान के समझ से बाहर है। फिर भी हमारी स्पीसीज क्यूरियस और काफ़ी हिम्मती हैं। पिछले कुछ हज़ारों सालों में हमने यूनिवर्स के बारे में जो डिस्कवरीज की हैं, वो बहुत ही आश्चर्यजनक और अनएक्सपेक्टेड हैं। ये डिस्कवरीज हमें याद दिलाती हैं कि इंसान सोचने के लिए बने हैं, समझने में मज़ा आता है और नॉलेज सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सेगन ने एम्फेसाइज किया है कि एक्सप्लोरेशन में स्केप्टिसिज्म और इमेजिनेशन दोनों की ज़रूरत होती है। इमेजिनेशन हमें ऐसे वर्ल्ड्स तक ले जाती है जो कभी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन बिना इमेजिनेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्केप्टिसिज्म हमें फैक्ट्स और फिक्शन में फ़र्क समझने में मदद करता है। कॉस्मोस के डायमेंशंस इतने बड़े हैं कि अर्थ जैसे फेमिलियर यूनिट्स यानी मीटर्स या माइल्स का यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम डिस्टेंस को लाइट स्पीड से मेज़र करते हैं। एक लाइट ईयर में लाइट लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करती है। अर्थ एक यूनिक प्लेस है, क्योंकि हमारे जैसे लाइफ सिर्फ यहीं पाई गई है। सेगन कहते हैं कि यूनिवर्स में लाइफ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी तक हमने उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया। गैलेक्सीज को स्पेस के समुंदर में सी फ्रॉथ की तरह बताया है, जो अलग अलग क्लस्टर्स में बिखरे हुए हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और हर स्टार के आसपास प्लैनेट्स हो सकते हैं। मिल्की वे जैसे हमारी गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार्स हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ एक यानी सन को अच्छी तरह से जानते हैं। सेगन कहते हैं कि अगर हम यूनिवर्स में रैंडमली प्लेस्ड होते तो एक इनहैबिटेड प्लैनेट मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे अपने गैलेक्सी से काफ़ी दूर है। मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स में स्टार्स और प्लैनेट्स एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से घूम रहे हैं। स्टार्स के सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। कुछ सिंगल स्टार्स होते हैं जैसे सन, और कुछ डबल या मल्टीपल स्टार सिस्टम होते हैं। सुपरनोवा जैसे स्टार्स बहुत ब्राइट होते हैं, जबकि ब्लैक होल्स इनविजिबल। हर स्टार अपने यूनिक प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। जैसे ब्लू स्टार्स हॉट और यंग होते हैं, येलो स्टार्स मिडिल एज्ड और रेड स्टार्स एल्डरली होते हैं।
सेगन ने बताया है कि हर स्टार सिस्टम स्पेस में एक आइलैंड की तरह है, जहां से बाहर एक्सप्लोर करना मुश्किल है। हो सकता है कहीं और भी लाइफ इवॉल्व हुई हो, लेकिन अभी तक हमने उन्हें डिस्कवर नहीं किया। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जैसे मार्स, जिसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, शायद सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सन एक पावरफुल स्टार है जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से लाइट देता है, और उसके आसपास के प्लैनेट्स उसकी इस लाइट से हीटेड होते हैं। अर्थ के बारे में सैगन कहते हैं कि ये एक ब्लू वाइट वर्ल्ड है, ओशन से घिरी हुई और लाइफ से भरी हुई। ये प्लेनेट कॉस्मोस में एक रेयर जेम है, जहां हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई है और इवॉल्व हुई है। हमारी पैशन है कि कॉस्मोस को एक्सप्लोर करें, और यही हमारी डेस्टिनी भी है। अर्थ हमारा घर है, जहां हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, और शायद एक दिन हम अपने लॉन्ग वॉयज का सफ़र कंप्लीट करेंगे। कार्ल सेगन ने इरेटोस्थेन्स के बारे में भी बताया है, जो अलेक्जेंड्रिया के शहर में रहते थे। इरेटोस्थेन्स को उसके समय के लोग बीटा बुलाते थे, क्योंकि उनके कंपटीशन वालों ने कहा कि वो दुनिया में हर चीज़ में दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन असल में इरेटोस्थेन्स सब कुछ में अल्फा थे। वो एक एस्ट्रोनॉमर, हिस्टोरियन, जियोग्राफर, फिलोसोफर, पोएट, थिएटर क्रिटिक और मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया के बड़ी लाइब्रेरी के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने एक दिन साइन में एक पेपिरस किताब पढ़ी। उस किताब में लिखा था कि जून 21 को समर सोलिस्टिस पर साइन में दोपहर के समय सीधे खड़े खंभों पर कोई शैडो नहीं पड़ती, मतलब सूरज सीधा उनके ऊपर होता है। इरेटोस्थेन्स ने ऑब्जर्व किया कि अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच में एक बड़ा फर्क है शैडोज में। अलेक्जेंड्रिया में नून पर शैडोज बनते हैं, जबकि साइन में नहीं बनते। इस ऑब्जर्वेशन ने उन्हें ये समझने में मदद की कि अर्थ गोल है। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया से साइन का डिस्टेंस नापकर पृथ्वी का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया, जो उन्होंने लगभग 40,000 किलोमीटर्स बताया। ये कैलकुलेशन उन्होंने सिर्फ खंभों, आँखों और दिमाग का इस्तेमाल करके किया, जो 2200 साल पहले के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। कार्ल सेगन ने अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी की भी तारीफ की, जो उस समय की सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट था। यहाँ पर हर तरह के स्कॉलर्स मिलते थे, एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस, हिस्टोरियंस और फिलोसोफर्स। लाइब्रेरी में लगभग 500,000 पेपिरस स्क्रॉल था, जिन्हें सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया गया था। लेकिन टाइम के साथ साथ ऑपरेशन और नॉलेज के डर ने लाइब्रेरी को बर्बाद कर दिया। सिर्फ कुछ ही स्क्रॉल्स और फ्रैगमेंट्स बच पाए। इरेटोस्थेन्स जैसे बड़े थिंकर्स ने इस लाइब्रेरी में बहुत कुछ सीखा और दुनिया को नए पर्सपेक्टिव्स दिए। इरेटोस्थेन्स की डिस्कवरी के बाद लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वॉयजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन किए। उनके कैलकुलेशंस ने कोलंबस जैसे एक्सप्लोरर्स को भी इंस्पायर किया, जिन्होंने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने इरेटोस्थेन्स के कैलकुलेशंस को मैनिपुलेट करके अपनी वॉयजेस को सक्सेसफुल बनाया। कार्ल सेगन कहते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने पृथ्वी के गोल होने का पता लगाया, लेकिन आज हम यूनिवर्स को एक बहुत ही बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कॉस्मोस का साइज और उम्र इतनी ज़्यादा है कि हमारे इंसानी कंसर्न्स बहुत छोटे लगते हैं। सेगन कहते हैं कि हमारी क्यूरियोसिटी और ब्रेवरी हमें यूनिवर्स को समझने में मदद करती है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स लगभग 15 से 20 बिलियन साल पुराना है, जो बिग बैंग से शुरू हुआ था। बिग बैंग के बाद से ही मैटर और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो आज तक चल रहा है। सेगन ने अलेक्जेंड्रिया के स्कॉलर्स यूक्लिड, डायोनेसियस, हेरोफिलस, हेरन, अपोलिनस, आर्किमिडीज और टॉलमी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी हाईलाइट किया है। इन स्कॉलर्स ने एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री, लैंग्वेज, फिजियोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में बड़े काम किए। आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस में एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो पहले इम्पॉसिबल था।
पृथ्वी को ऊपर से देखने पर हम उसके गोल शेप और कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं, जो पुराने जियोग्राफर्स ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। कार्ल सेगन ने बताया है कि हम अपने बैकयार्ड यानी स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और शायद एक दिन हम अपने लॉन्ग वॉयज का सफ़र कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2, वन वॉइस इन द कॉस्मिक फ्यूज। सबसे पुरानी फिलॉसफीज में से एक इवोल्यूशन का नज़रिया थियोलॉजिकल स्कॉलस्टिसिज्म के मिलेनियम के दौरान बंधन में था और अंधेरे में डाल दिया गया। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इस पुराने ढांचे में नई जान डाल दी, इन बंधनों को तोड़ दिया और पुराने ग्रीस के रिवाइव्ड थॉट ने साबित किया कि ये यूनिवर्सल ऑर्डर को समझने का बेहतर तरीका है। सभी ऑर्गेनिक जीव जो इस धरती पर कभी जिंदा रहे हैं एक ही प्राइमोर्डियल फॉर्म से उत्पन्न हुए हैं। इस दृष्टिकोण में जीवन की शान है कि जब यह ग्रह ग्रेविटी के फिक्स्ड कानूनों के अनुसार घूम रहा है, इतने सरल शुरुआत से भी इतनी अद्भुत रूप इवॉल्व हुए हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। हमारे प्लेनेट पर सभी लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं। कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर्स जिसमें कार्बन एटम का सेंट्रल रोल है। एक समय था जब जीवन नहीं था, अब हमारी दुनिया जीवन से भरी हुई है। ये कैसे हुआ? पहले जीवन कैसे आया? जीवन कैसे इवॉल्व हुआ ताकि हम जैसे कॉम्प्लेक्स बीइंग्स बने जो अपनी खुद की ओरिजिन्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर सकें। और अनेक दूसरे प्लैनेट्स पर भी जो शायद दूसरे सन्स के अराउंड घूम रहे हैं, क्या वहाँ भी जीवन है? अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है तो क्या वो भी हमारे जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड हैं? क्या उनके बीइंग्स हमारे जैसे दिखेंगे या वो बिल्कुल अलग एडेप्टेशंस के साथ अलग इन्वायरमेंट्स के लिए इवॉल्व हुए हैं? कार्ल सेगन का कॉस्मोस ये सवाल उठाता है कि जीवन की प्रकृति क्या है और दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज का मतलब क्या है। ये दोनों एक ही सवाल के दो पहलू हैं। हम कौन हैं? स्टार्स के बीच में डार्क एरियाज हैं जिसमें गैस, डस्ट और ऑर्गेनिक मैटर के बादलों की मौजूदगी है। रेडियो टेलीस्कोप्स ने वहां अनेक तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए हैं। इन मॉलिक्यूल्स की अधिकता हमें ये बताती है कि जीवन का सामान सब जगह मौजूद है। शायद ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ अगर काफ़ी समय दिया जाए तो एक कॉस्मिक इनएविटेबिलिटी है। मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में से कुछ पर जीवन कभी नहीं आएगा, कुछ पर आएगा और मर जाएगा, या फिर सिर्फ सिंपल फॉर्म्स तक इवॉल्व होगा, और कुछ छोटे फ्रैक्शन वर्ल्ड्स पर इंटेलिजेंसेस और सिविलाइजेशंस हमसे ज़्यादा एडवांस डेवलप हो सकती हैं। ये कहा जाता है कि पृथ्वी लाइफ के लिए परफेक्टली सूटेबल है। मॉडरेट टेम्परेचर्स, लिक्विड वाटर, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर etc। कॉज और इफेक्ट का ये कंफ्यूजन है। हम अर्थलिंग्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से अडाप्टेड हैं क्योंकि हम यहाँ बड़े हुए हैं। जो पहले फॉर्म्स ऑफ लाइफ थे जो वेल अडेप्टेड नहीं थे वो मर गए। हम उन ऑर्गेनिज्म से डिसेंड करते हैं जो अच्छा करते थे। अलग दुनिया पर इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिजम्स भी अपने इन्वायरमेंट की तारीफ करेंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एसेंस ये है, कार्ल सेगन कहते हैं कि कई फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेड्स प्लांट्स और एनिमल्स के इनहेरिटेड होते हैं। ह्यूमंस कुछ वैरायटीज़ को इनकरेज करते हैं और बाकियों को डिस्करेज करते हैं। जो वैरायटीज़ इनकरेज होती हैं वो प्रिफरेंशियली रिप्रोड्यूस करती हैं, वो अबंडेंट हो जाती हैं, और जो वैरायटीज़ सिलेक्ट अगेंस्ट किए जाते हैं, जिनको डिस्करेज किया जाता है, वो रेयर या एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर ह्यूमंस नए वैरायटीज़ बना सकते हैं तो नेचर भी कर सकती है। इस रिलेटेड प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं जो इवोल्यूशन के टर्मिनेटेड एक्सपेरिमेंट्स थे।
कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले स्पीसीज एक दूसरे को धीरे धीरे फॉलो करती थी। इसका एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि हमारी इंफॉर्मेशन उतनी रिच नहीं थी जितना हम आज समझते हैं। पृथ्वी के अर्ली हिस्ट्री में कम ऑर्गेनिजम्स के पास हार्ड पार्ट्स होते थे और सॉफ्ट बीइंग्स का फॉसिल रिकॉर्ड भी कम ही मिलता है। लेकिन एक हिस्सा ये भी है कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले नए फॉर्म्स का आना सच में धीरे था। सेल स्ट्रक्चर और बायोकेमिस्ट्री का पेन स्टेकिंग इवोल्यूशन डायरेक्टली फॉसिल रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद नए नए एडेप्टेशंस बहुत तेज स्पीड से आने लगे। पहले फिश और वर्टिब्रेट्स आए। प्लांट्स जो पहले ओशंस में लिमिटेड थे, उन्होंने लैंड को कॉलोनाइज करना शुरू किया। पहले इंसेक्ट्स इवॉल्व हुए और उनके डिसेंडेंट्स ने लैंड पर एनिमल्स को कॉलोनाइज करने में पायोनियर का रोल अदा किया। विंग्ड इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस एक साथ आए, जो दोनों लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव कर सकते थे। ट्रीज और रेप्टाइल्स आए, डायनासोर्स इवॉल्व हुए, मैमल्स इमर्ज हुए, बर्ड्स आए, फ्लावर्स आए, फिर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। अर्लीस्ट सेटासियंस जो डॉल्फिन्स और वेल्स के एंसेस्टर हैं, वो अराइज हुए और इसी पीरियड में प्राइमेट्स यानी मंकीज, एप्स और ह्यूमंस के एंसेस्टर हैं, वो भी इवॉल्व हुए। लेस देन 10 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्रीचर्स जो क्लोजली रिजेंबल्स ह्यूमन बींग्स थे, वो इवॉल्व हुए। साथ ही ब्रेन साइज में स्पेक्टेकुलर इंक्रीज हुआ और फिर सिर्फ कुछ मिलियन साल पहले ट्रू ह्यूमंस इमर्ज हुए। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ नोन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सिर्फ लगभग 50 उनमें से यूज होते हैं जो लाइफ के एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हैं। सेम पैटर्न्स को बार बार यूज किया जाता है, कंजर्वेटिवली और इंजीनियसली डिफरेंट फंक्शंस के लिए। और लाइफ के मॉलिक्यूलर हार्ट में प्रोटीन्स जो सेल केमिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं और न्यूक्लिक एसिड जो हेरेडिटरी इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल्स में एसेंशियली आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। एक ओक ट्री और कार्ल सैगन यानी हम सब सेम स्टफ से बने हैं। अगर आप कभी पीछे जाएं तो हमारा कॉमन एंसेस्टर आपको पता चलता है। लिविंग सेल उतना ही कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल है जितना गैलेक्सीज और स्टार्स। सेल का इलेबोरेट मशीनरी 4 बिलियन सालों में इवॉल्व हुआ है। फूड फ्रैगमेंट्स को सेलुलर मशीनरी में बदला जाता है। ह्यूमन डीएनए एक लैडर है जो बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है। मोस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नॉनसेंस हैं। ये प्रोटीन्स को कोड करते हैं जो यूजफुल फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। सिर्फ एक्सट्रीमली लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स मॉलिक्यूल लाइव फॉर्म्स के लिए यूजफुल हैं। लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स को पुट टुगेदर करने के वेज बहुत बड़े हैं, probably far greater than total number of electrons and protons in the universe. इवोल्यूशन म्यूटेशन और सिलेक्शन के थ्रू काम करता है। म्यूटेशंस रेप्लिकेशन के दौरान एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज गलती करने से हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। म्यूटेशंस रेडियो एक्टिविटी या अल्ट्रावायलेट लाइट, कॉस्मिक रेज या इन्वायरमेंट के केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज कर सकती हैं या न्यूक्लिक एसिड्स के नॉट्स को टाई कर सकती हैं। अगर म्यूटेशन रेट बहुत हाई हो तो हम 4 बिलियन साल के इवोल्यूशन को लूज कर देते हैं। अगर ये बहुत लो हो तो नए वैरायटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी किसी फ्यूचर इन्वायरमेंटल चेंज के लिए। लाइफ के इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन और सिलेक्शन के बीच एक प्रिसाइज बैलेंस ज़रूरी है। जब ये बैलेंस अचीव होता है तो रिमार्केबल एडेप्टेशंस होती हैं। 3 बिलियन साल पहले कुछ वन सेल्ड प्लांट्स ने मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना लिया। शायद एक म्यूटेशन की वजह से एक सेल स्प्लिट नहीं हो पाया और पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। सेक्स लगभग
2 बिलियन साल पहले इन्वेंट हुआ। उससे पहले नए वैरायटी सिर्फ रैंडम म्यूटेशन से अराइज करते थे, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस में लेटर बाय लेटर चेंजेस से। इवोल्यूशन स्लो था। सेक्स के इन्वेंशन से 2 ऑर्गेनिजम्स पूरे पैराग्राफ्स, पेजेस और बुक्स ऑफ डीएनए कोड एक्सचेंज कर सकते थे। 600 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुई, जिसमें नए लाइफ फॉर्म्स रैपिडली इवॉल्व हुए। ओशंस ट्रिलोबाइट से भरे थे, जो एनिमल्स थे लार्ज इंसेक्ट्स जैसे, लेकिन ट्रिलोबाइट्स आज एग्जिस्ट नहीं करते। उनके फॉसिल से पता चलता है कि इवोल्यूशन कितना डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल है। हर स्पीसीज अपने टाइम पर आई और चली गई, जो इवोल्यूशन के ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखाती है। कॉस्मोस का ये दूसरा चैप्टर हमें इवोल्यूशन की गहराइयों में ले जाता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाता है और जीवन के ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक के सफ़र को बताता है। कार्ल सेगन ने बहुत ही इंगेजिंग और रिलेटेबल तरीके से ये सब कॉन्सेप्ट्स को लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, द हार्मनी ऑफ वर्ल्ड्स। कार्ल सेगन कहते हैं कि हमारी दुनिया एक इंटरेस्टिंग जगह है। ये ना तो बिल्कुल स्टैटिक है और ना ही बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। इस जगह चीज़ें पैटर्न्स, रूल्स और लॉज के मुताबिक होती हैं, जो हमें समझने और सीखने का मौका देती हैं। अगर दुनिया हमेशा से एक होती तो समझने को कुछ नहीं होता, और अगर हर चीज़ रैंडम होती तो समझना मुश्किल होता। हमारा यूनिवर्स इन बिटवीन है, प्रिडिक्टेबल भी और डायनामिक भी। इसलिए हम साइंस करते हैं और साइंस के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं। पुराने समय में टीवी, किताबें या रेडियो नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, वो था रात का आसमान। कार्ल सेगन कहते हैं कि सितारे एक अजीब जादू करते हैं। हर रात कैंप फायर के पास बैठे लोग सितारों के पैटर्न्स देखते और उनमें कहानियां बनाते। नॉर्थ के आसमान में एक पैटर्न को कुछ लोग ग्रेट बेयर कहते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग कुछ अलग सोचते थे। ये पैटर्न्स आसमान में असल में नहीं होते, बल्कि इंसानी इमेजिनेशन का नतीजा होते हैं। 17th सेंचुरी के यूरोपियन सेलर्स ने साउदर्न स्काई देखी तो उन्होंने वहाँ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स और कॉम्पसेस जैसे सिंबल्स रखे। अगर 20th सेंचुरी में कॉन्स्टेलेशंस का नाम रखा जाता तो शायद बाईसाइकिल्स, रेफ्रिजरेटर्स और रॉक स्टार्स स्काई में होते। हमारे पूर्वज कभी कभी एक टेल्ड स्टार को देखते थे जो एक पल के लिए चमकता था और फिर गायब हो जाता था। इसे फॉलिंग स्टार कहा गया। लेकिन पुराने स्टार्स अपनी जगह पे थे। ये चीज़ें एक पैटर्न के मुताबिक होती थी, जो आसमान की प्रेडिक्टेबिलिटी को दिखाता है। स्टार्स हमेशा ईस्ट से राइज करते हैं और वेस्ट में सेट होते हैं। ये कॉन्स्टेलेशंस हर सीजन में एक प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में दिखते हैं। ये परमानेंस एक कंफर्ट का एहसास देती है हमें, जैसे कोई पुरानी कहानी जिसमें हमेशा एक हैप्पी एंडिंग होती है। हमारे एंसेस्टर्स ने आसमान को एक कैलेंडर के रूप में देखा। स्टार्स और सन के पोजीशंस देखकर वो सीजन्स को प्रिडिक्ट करते। साइंस और एस्ट्रोलॉजी का सफ़र साथ शुरू हुआ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी मिस्टिसिज्म और सुपरस्टिशन के अंदर आ गई। प्लैनेट्स को देखकर लोगों ने सोचा कि उनका ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट होगा। ये सोच तब बनी जब लोग प्लैनेट्स के मोशन और उनके इफेक्ट्स का ध्यान देने लगे। एस्ट्रोलॉजी एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन थी, ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स का, लेकिन उसमें साथ साथ फजी थिंकिंग और फ्रॉड भी था। 2000 साल पहले पर्सनल एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई, जो प्लैनेट्स के पोजीशन को इंसानी लाइफ के साथ जोड़ती थी। वर्ड्स जैसे डिजास्टर यानी बैड स्टार और
इन्फ्लुएंस यानी एस्ट्रल इम्पैक्ट ये दिखाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कितना डीपली इनग्रेन्ड था। रोमन्स के लिए प्लैनेट्स डेथ के कारण होते थे। कुछ लोगों को प्लैनेट स्ट्रक कहा जाता था। आज भी एस्ट्रोलॉजी पॉपुलर है। डेली न्यूज़पेपर्स में हॉरोस्कोप्स प्रिंट होते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉमी की कवरेज रेयर है। ये कल्चरल प्रेफरेंसेस को दिखाता है, जो कभी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को ओवरशैडो कर देते हैं। आसमान एक एंशिएंट मिरर है जो हमारे एंसेस्टर के फियर्स और होप्स को रिफ्लेक्ट करता है। हमारा आसमान की तरफ देखना और समझना, चाहे साइंस के जरिए हो या एस्ट्रोलॉजी के, एक यूनिवर्सल जर्नी है जो हम सबको कनेक्ट करती है। हार्मनी ऑफ वर्ल्ड्स ये दिखाता है कि किस तरह आसमान एक इंस्पिरेशन और गाइडेंस का सोर्स रहा है और अब भी है। एस्ट्रोलॉजी को सेगन कहते हैं कि साइंस की तरह लिया गया, लेकिन ये अपने अधरों पर खरा नहीं उतर सकती। वो एक सिंपल टेस्ट देते हैं, ट्विंस क्या जीवन। वो कहते हैं कि कई बार एक ट्विन बचपन में किसी एक्सीडेंट से मर जाते हैं, जबकि दूसरा लंबा और सफल जीवन जीता है। दोनों का जन्म एक जगह और एक ही समय होता है। प्लैनेट्स की पोजीशन भी सेम होती है, फिर कैसे एस्ट्रोलॉजी उनका अलग अलग भविष्य प्रेडिक्ट कर सकती है। एस्ट्रोलॉजर्स आपस में भी किसी एक हॉरोस्कोप का अर्थ समझने में असफल रहते हैं। उनका साइंस बेस्ड टेस्ट में फेल होना दिखाई देता है कि ये एक सूडो साइंस है। हमारा आसमान हमेशा सिविलाइजेशंस के लिए इंस्पायरेशन रहा है। दुनिया भर के नेशनल फ्लैग्स और एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लैग में 50 स्टार्स हैं, जापान में सन है और ऑस्ट्रेलिया में साउदर्न क्रॉस कॉन्स्टिलेशन। इंडिया के फ्लैग में अशोक चक्र एक कॉस्मोलॉजिकल सिंबल है। ये फ्लैग्स दिखाते हैं कि हम एक यूनिवर्सल कनेक्शन को महसूस करते हैं, लेकिन ये कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी जैसा नहीं बल्कि साइंस के जरिए है। मैटर का ओरिजिन, अर्थ की हैबिटेबिलिटी और ह्यूमन इवोल्यूशन के थीम्स में। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की जड़ टॉलमी के काम में है, जो 2nd सेंचुरी अलेक्जेंड्रिया में काम करते थे। बेबीलोनियन एस्ट्रोलॉजी को कोडिफाई करते हुए उन्होंने प्लेनेटरी मोशन के लिए रूल्स बनाए। एक एग्जाम्पल उनके समय के हॉरोस्कोप का है कि फिलोई का जन्म सन पीसेस में, सैटर्न कैंसर में और वेनस एक्वेरियस में। टॉलमी का एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बीच का कंफ्यूजन उसके समय नॉर्मल था, लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने साइंटिफिक डिस्कवरीज को नज़रअंदाज कर दिया, जैसे इक्विनॉक्सेस के प्रिसीजन्स और प्लैनेटरी मून्स का इम्पैक्ट। एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है, जबकि एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम जो बिना एविडेंस के क्लेम्स करता है। टॉलमी ने अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर माना। ये एक नेचुरल आइडिया था, क्योंकि हमें लगता है कि अर्थ इमूवेबल है और सब कुछ हमारे आसपास घूम रहा है। उन्होंने प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए स्फीयर्स और ऑफ सेंटर व्हील्स का मॉडल बनाया, जो प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड मोशन को प्रिडिक्ट कर सका। ये मॉडल मिडिवल समय तक डोमिनेंट रहा और चर्च के सपोर्ट के कारण एक मिलेनियम तक एस्ट्रोनॉमी में प्रोग्रेस रुकी रही। 1543 में निकोलस कॉपरनिकस ने सन सेंटर्ड यूनिवर्स का मॉडल प्रपोज किया, जिसमें अर्थ एक प्लैनेट है जो सन का चक्कर लगाती है। यह मॉडल प्लैनेटरी मोशन को बेटर एक्सप्लेन करता था, लेकिन इसने कई लोगों को नाराज किया। कैथोलिक चर्च ने कॉपरनिकस की किताब को फॉरबिडन बुक्स की लिस्ट में रखा। मार्टिन लूथर ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि बाइबल के हिसाब से सन रुकता है, अर्थ नहीं। लेकिन कॉपरनिकस का मॉडल एक नई शुरुआत थी। इसने एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का रास्ता बनाया, जो केपलर और गैलीलियो के काम से आगे बढ़ा। जॉन्स केपलर जर्मनी में 1571 में पैदा हुए। एक प्रोटेस्टेंट सेमिनरी में पढ़े, जहां उनकी थियोलॉजी की ट्रेनिंग हुई, लेकिन
उनका मन ज्योमेट्रिकल और नेचुरल हार्मनीज में लगता था। उन्होंने ज्योमेट्री को डिवाइन माना और कहा, ज्योमेट्री एग्जिस्टेड बिफोर क्रिएशन, इट इज गॉड्स माइंड। केपलर का समय सुपरस्टिशंस और रिलीजियस डॉगमास का था, लेकिन उनका विचार था कि अगर दुनिया गॉड की रचना है तो उसे क्लोजली एग्जामिन करना चाहिए। इस थॉट प्रोसेस ने उन्हें एस्ट्रोलॉजी के मिसकॉन्सेप्शन से आगे ले गए। केपलर ने यूनिवर्स के पैटर्न्स और प्लैनेटरी मोशन को हार्मनीज के तौर पर देखा। केपलर की सोच हमें ये सिखाती है कि अगर हम नेचर की किताब को समझने की कोशिश करें तो हम अपने यूनिवर्स का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकते हैं। 1589 में केपलर टुबिंगेन यूनिवर्सिटी गए क्लेरिकल स्टडीज के लिए। यहाँ उनका परिचय कोपरनिकन हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस से हुआ। उनका रिलीजियस सेंस इस मॉडल के साथ रेजोनेट करता था, जिसमें सन एक डिवाइन सेंटर था जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते थे। क्लर्गी बनने के पहले उन्हें ग्राज ऑस्ट्रिया में मैथमेटिक्स सिखाने का ऑफर मिला, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। केपलर को क्लासरूम टीचिंग में सफलता नहीं मिली, लेकिन एक दिन लेक्चर के दौरान उन्होंने एक आइडिया सोचा, क्यों सिर्फ 6 प्लैनेट्स हैं। पाइथागोरस के प्लेटोनिक सॉलिड्स के कॉन्सेप्ट को प्लैनेट्स के स्पेसिंग के साथ जोड़ते हुए उन्होंने एक कॉस्मिक मिस्ट्री मॉडल बनाया। ये मॉडल इस बात पर आधारित था कि प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स प्लेटोनिक सॉलिड से डिसाइड होती है। केपलर को लगा कि ये ज्योमेट्री गॉड के डिज़ाइन का प्रूफ है, लेकिन एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के बिना उनका मॉडल ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच नहीं कर रहा था। टाइको ब्रहे एक डेनिश नोबलमैन और ऑब्जर्वर थे। उनके पास एक्यूरेट प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशंस थी। टाइको ने केपलर को प्राग बुलाया, जहां उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस का यूज किया। टाइको सेगन कहते हैं कि एक फ्लैम्बॉयंट और एरोगेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना डेटा को केपलर के साथ पूरी तरह शेयर नहीं किया, लेकिन उनका कोलैबोरेशन एस्ट्रोनॉमी के लिए ज़रूरी था। टाइको के मरने के बाद केपलर को डेटा मिला और उन्होंने उसका डिटेल्ड एनालिसिस किया। टाइको के मार्स के प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करते हुए केपलर ने सर्कुलर ऑर्बिट्स को रिजेक्ट कर दिया। 3 साल के कैलकुलेशंस के बाद उन्होंने मार्स की ऑर्बिट को इलिप्टिकल डिक्लेयर किया। ये उनका फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बना। अ प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्स विद द सन एट वन फोकस। केपलर ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्लैनेट सन के नज़दीक फास्टर मूव करते हैं और दूर जाने पर स्लो हो जाते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से उनका सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बना। प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। केपलर का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेटरी मोशन को मैथमेटिकली रिलेट करता है, उन्होंने अपनी किताब द हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड में डिस्क्राइब किया। उन्होंने लिखा कि द स्क्वायर्स ऑफ द पीरियड्स ऑफ द प्लैनेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ देयर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये लॉ सोलर सिस्टम के क्लॉकवर्क को परफेक्टली डिफाइन करता है। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के लिए एक फिजिकल कॉज इमेजिन किया। उन्होंने सन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एक मैग्नेटिक फोर्स के रूप में सजेस्ट किया। ये उनका ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन था। एस्ट्रोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। ये आइडिया एक मिस्टिकल हेवन से एक साइंटिफिक यूनिवर्स की तरफ एक बड़ा शिफ्ट था। केपलर की लाइफ ट्रेजिक थी। 30 इयर्स वॉर के दौरान उन्होंने अपनी वाइफ और बेटे को एक एपिडेमिक में खोया। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के कारण उनका कैरियर सफर हुआ, फिर भी उन्होंने अपने साइंटिफिक वर्क को कंटिन्यू रखा। केपलर के लॉज यूनिवर्सल हैं। ये स्पेस क्राफ्ट्स के मिशंस, बाइनरी स्टार्स की स्टडी और गैलेक्सीज के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। उनका विजन मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एक फाउंडेशन था। केपलर ने अपने डिस्कवरीज को एक डिवाइन हार्मनी के रूप में देखा। उन्होंने लिखा, आई एम राइटिंग द बुक टू बी रीड ईदर नाउ और बाई पोस्टेरिटी, इट मैटर्स नॉट, इट कैन वेट अ सेंचुरी फॉर अ रीडर एज गॉड हिमसेल्फ हैज वेटेड 6000 years फॉर अ विटनेस। केपलर एक ब्रिज थे।
एंशियंट मिस्टिसिज्म और मॉडर्न साइंस के बीच, जिन्होंने यूनिवर्स के लॉज को हमारे लिए डिकोड किया। सोमियम अपने किताब में, जो एक साइंस फिक्शन थी और जानकारी फैलाने का एक प्रयास था, इसमें केपलर ने एक मून पर यात्रा का वर्णन किया, जहां से ट्रैवलर अर्थ को धीरे घूमते देखते हैं। यह किताब रोटेशन ऑफ अर्थ का कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास थी। केपलर ने मून को पहाड़ों और घाटियों से भरा बताया और कहा कि वहाँ के प्राणी अपने लोकल इन्वायरमेंट्स के अनुकूल हैं। लेकिन उन्होंने गलत सोचा कि मून पर एटमॉस्फेयर और समुंदर है। क्रेटर्स के सर्कुलर शेप को उन्होंने एक इंटेलिजेंट रेस की रचना माना, जो गलत था। एक्चुअली ये मिटियोर्स के इम्पैक्ट का नतीजा है। आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 में हुआ, क्रिसमस के दिन। एक कमज़ोर और अकेले बचपन उन्होंने गुजारा। उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की और प्लेग के समय वुलस्ट्रोफ विलेज में रहते हुए कैलकुलस, ऑप्टिक्स और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पर काम किया। न्यूटन ने मोशन का लॉ ऑफ इनर्शिया दिया और ये बताया कि ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स है जो एक एप्पल को गिराती है और मून को भी ऑर्बिट में रखती है। न्यूटन ने ग्रेविटेशन को इनवर्स स्क्वायर लॉ के रूप में डिफाइन किया। फोर्स डिक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इंक्रीजेज। ये लॉ सभी प्लैनेट्स, मून्स और स्टार्स पर लागू होता है। न्यूटन के लॉज थ्योरेटिकल थे, जो टाइको और केपलर के ऑब्जर्वेशंस को वैलिडेट करते थे। केपलर और न्यूटन ने साइंस को एक यूनिवर्सल दार्शनिकता दी। दोनों ने डेटा के प्रति सम्मान रखा और नेचर के फंडामेंटल लॉज को समझा। केपलर ने प्लैनेट्स के मोशन के एम्पिरिकल लॉज दिए और न्यूटन ने उनका थ्योरेटिकल आधार बनाया। इनके काम से आज की मॉडर्न साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन संभव हुई। न्यूटन ने अपने डिस्कवरीज को लेकर लिखा कि आई डू नॉट नो वॉट आई मे अपीयर टू द वर्ल्ड, बट टू माई सेल्फ आई सीम टू हैव बीन ओनली लाइक अ बॉय प्लेइंग ऑन द सी शोर वाइल द ग्रेट ओशन ऑफ ट्रुथ ले ऑल अनडिस्कवर्ड बिफोर मी। ये ह्यूमैनिटी और डेडिकेशन केपलर और न्यूटन दोनों की पहचान थी। चैप्टर 4, हेवन एंड हेल। हमारा ग्रह अर्थ एक सुंदर और शांत जगह लगती है, लेकिन प्रकृति के इतिहास में दुनिया तबाह हुई है। कभी कभी मानव अपने हथियार से अपने आप के लिए तबाही बनाते हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रहों के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि महाआपदाएं संभव हैं, बस वक्त का स्केल बदल जाता है। जो 100 साल में असंभव लगे वो 100 मिलियन साल में तय हो सकता है। 30 जून 1908 को साइबेरिया के टुंगसुका रीजन में एक विशाल लाख का गोला आसमान में देखने को मिला। इसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल को तबाह कर दिया। रशियन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और घटना के 10 साल बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। गवाहों के बयान दिखाते हैं कि लोग हवा में उछल गए, जमीन कांप गई और एक तेज गर्म हवा ने सब कुछ हिला दिया। तुंगसुक घटना के लिए कई वजहें समझी गई। एंटी मैटर का टकराना, एक मिनी ब्लैक होल या एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसशिप का क्रैश, लेकिन कोई सबूत इन आइडियाज़ को मजबूती से सपोर्ट नहीं करता। सबसे विश्वसनीय समझ ये है कि एक छोटा कॉमेट फ्रैगमेंट फुटबॉल फील्ड का साइज का जमीन से टकराया। कॉमेट्स ज़्यादातर बर्फ से बने होते हैं, जिसमें पानी, मीथेन और अमोनिया होते हैं। जब ये पृथ्वी की एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो एक तेज ब्लास्ट और फायरबॉल बनता है जो जमीन को हिला सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा गड्ढा नहीं बनता। तुंगसुक साइट पर पाई गई छोटी डायमंड्स ये संकेत देती हैं कि ये कॉमेट के कुछ बचे टुकड़ों के सबूत हो सकते हैं। हर साल हम आसमान में मिटियोर शावर्स देखते हैं।
ये छोटे छोटे कॉमेट के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में गिरते हैं। तुंगसुक घटना बीटा टॉरिड मीटियोर शावर के दिन हुई थी, जो कॉमेट एनकेक से जुड़ी है। कार्ल सेगन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुंगसुक में टकराने वाला फ्रैगमेंट इसी कॉमेट का एक बड़ा टुकड़ा था। अगर आज के समय में तुंगसुक जैसी घटना होती है तो इसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन समझने की संभावना है। इससे न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो सकता है। ये ज़रूरी है कि हम कॉमेट्स और उनके टकराने की प्रकृति को समझें और अपने मॉनिटरिंग सिस्टम्स को सुधारें। यदि समय पर साइंस और तर्क का इस्तेमाल करें तो प्रकृति की इस असंभव शक्ति का समाधान निकालना मुमकिन है। 16th और 17th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमी कॉमेट के प्रति आकर्षित हुई। न्यूटन ने यह साबित किया कि कॉमेट्स प्लैनेट्स की तरह इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और उनकी लाइट सूर्य के लाइट का रिफ्लेक्शन है। ये न्यूटन के फ्रेंड एडमंड हेली ही थे जिन्होंने 1707 में ये नॉलेज इकट्ठा की कि 1531, 1607 और 1682 के कॉमेट्स एक ही कॉमेट के रूप थे जो हर 76 साल में पृथ्वी के पास आते हैं। मॉडर्न साइंस ये मानता है कि कॉमेट्स के टकराने का ग्रहों के एटमॉस्फेयर पर असर होता है। न्यूटन ने ऐसा माना कि समुद्री पानी और पृथ्वी का जीवन शायद कॉमेट के माध्यम से आया है। विलियम ह्यूजेंस ने 1868 में कॉमेट के टेल में ऑर्गेनिक मैटर पाया। कॉमेट्स की एलिप्टिकल ऑर्बिट प्लैनेट्स की स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स के अपोजिट है। इसका कारण ये है कि सोलर सिस्टम के स्टार्टिंग में जो प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में थे वो टकरा के ख़त्म हो गए। आज के ग्रह वही हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में बचे। प्लूटो से आगे एक ऊर्ट क्लाउड है जिसमें ट्रिलियन कॉमेट्स हैं। कभी कभी किसी पासिंग स्टार के कारण ये कॉमेट्स अपने ऑर्बिट्स बदलते हैं और सूर्य की तरफ चले आते हैं। जुपिटर और सैटर्न इनके ऑर्बिट को और बदलते हैं और ये पृथ्वी के आसपास दिखाई देते हैं। इनका टेल सोलर विंड के कारण बनता है जो दूर तक फैलती है। कॉमेट्स और छोटे एस्ट्रॉयड्स पृथ्वी और चांद से टकराते रहते हैं। ये सोलर सिस्टम के निर्माण के बचे खुचे अवशेष हैं। छोटी ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होने की वजह से बड़े ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में उनका टकराव ज़्यादा होता है। एक छोटा कॉमेट का पृथ्वी से टकराव जैसे टोंगसुका इवेंट हर 1000 साल में एक बार होने की संभावना है, परंतु हेलीज कॉमेट जैसा एक बड़ा न्यूक्लियस जो लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा है, इसके टकराने की घटना 1 बिलियन साल में सिर्फ एक बार होती है। कार्ल सेगन कहते हैं कि पृथ्वी एक छोटी और फ्रजाइल दुनिया है। इसे संभाले रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे डिसीजन सिर्फ एक ग्रह के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव समाज के भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 5 ब्लूज फॉर अ रेड प्लैनेट। मार्स हमेशा से लोगों की कल्पनाएं जगाता रहा है। ये पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह है जिसका सरफेस हम देख सकते हैं। पोलर आइस कैप्स, सफ़ेद बादल, डस्ट स्टॉर्म्स और एक 24 घंटे का दिन, ये सब पृथ्वी की याद दिलाते हैं। पर्सिवल लॉवेल जैसे लोगों ने ये सोचा कि मार्स पर नदियाँ और कनाल्स हैं जो इंटेलिजेंट बींग्स के निर्माण के सबूत हैं, पर 20th सेंचुरी के स्पेस क्राफ्ट मिशंस ने इन्हें गलत साबित किया। मार्स पर ना कोई कनाल्स हैं ना ही कोई सिविलाइजेशन, फिर भी मार्स की धूल भरी मिट्टी और उनके नीचे के रहस्य और अद्भुत लगते हैं। लॉवेल की नोटबुक्स दिखाती हैं कि उन्होंने टेलीस्कोप के सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद अपने विचार रखे थे। उन्होंने मार्स को एक डेजर्ट की तरह देखा, लेकिन एक जिंदा डेजर्ट की तरह जो शायद हमारे जैसा है। पर स्पेसक्राफ्ट इमेजरी ने यह साबित कर दिया कि लॉवेल के देखे गए कनाल्स बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन थे। मार्स के सरफेस पर ऐसे कुछ भी प्रमाण नहीं मिले जो उनके ऑब्जर्वेशंस को कंफर्म करें।
कार्ल सेगन कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो जॉन कार्टर की तरह मार्स जाने की कोशिश करते थे। अपने हाथ फैला के मैदान में खड़ा होते थे और मार्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होने की प्रार्थना करते, पर यह सिर्फ कल्पना थी। रियल मार्स तक पहुंचने के लिए रॉकेट साइंस का विकास जरूरी था। रॉकेट का विकास एक लॉन्ग जर्नी है जो चीन के फायरवर्क से शुरू हुई। कॉन्स्टेंटीन तिस्क्लोवेस्की और रॉबर्ट गोडार्ड जैसे लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक और इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल के लिए बढ़ाया। 20th सेंचुरी में जर्मन V2 रॉकेट्स और यूएस सोवियत स्पेस रेस ने इस टेक्नोलॉजी को मार्स जैसे ग्रहों के एक्सप्लोरेशन तक पहुंचाया। आज मल्टीपल मिशंस जैसे कि नासा के वाइकिंग लैंडर्स और यूरोपियन और एशियन स्पेस एजेंसीज के एफर्ट्स ने मार्स की रियल पिक्चर को सामने रखा है। हमने मार्स के सरफेस पर प्राचीन नदियां और ड्राइड अप लेक बेड्स के प्रमाण देखे हैं। ये सब दिखाता है कि कभी वहां पानी था और शायद एक हैबिटेबल इन्वायरमेंट भी। मार्स का एक्सप्लोरेशन अभी शुरुआत में है। ये एक डेजर्टेड और कोल्ड वर्ल्ड है, पर उसकी मिट्टी में रहस्य छिपे हैं। क्या वहाँ कभी जीवन था? क्या हम वहाँ बेस बना सकते हैं? ये सब सवाल मार्स के एक्सप्लोरेशन को और एक्साइटिंग बनाते हैं। कार्ल सेगन कहते हैं कि हम मार्स की धरती को टेराफॉर्म करने की बात करते हैं, जहां उसके एनवायरनमेंट को पृथ्वी के जैसा बनाया जा सके। ये एक चैलेंजिंग और एम्बिशियस सपना है, लेकिन इंसानी क्यूरियोसिटी और साइंस के लिए एक बड़ा कदम है। कार्ल सेगन कहते हैं कि जब रॉकेट टेक्नोलॉजी के जन्मदाता तिस्क्लोवास्की और गोडार्ड स्पेस ट्रेवल की बात करते थे तो उन्होंने दो सपने देखे थे। एक ऑर्बिटिंग स्टेशन जो पृथ्वी को देख सके और एक प्रोब जो मार्स पर जीवन की तलाश करे। दोनों सपने अब पूरे हो चुके हैं। कार्ल सेगन कहते हैं कि अगर एक एलियन सिविलाइजेशनल विजिटर पृथ्वी के पास आए बिना किसी प्री कॉन्सेप्शन के, तो उसे ये प्लेनेट कैसा दिखेगा? दूर से पृथ्वी एक बैरन और लाइफलेस जगह लगेगी, लेकिन जैसे जैसे रिजोल्यूशन इंप्रूव होगा एक इंट्रिकेट पैटर्न दिखेगा, रोड, सिटीज और फार्मलैंड्स। यही ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इंसानी इंटेलिजेंस का प्रमाण देते हैं। मार्स पर अगर ऐसे कनाल्स और पैटर्न्स होते तो इंटेलिजेंट बीइंग्स के होने की थियरी मजबूत होती, लेकिन स्पेसक्राफ्ट इमेजरी ने ये प्रमाण नहीं दिया। मार्स की लैंडस्केप एक रहस्य है, यह शायद हमेशा ही लाइफलेस रही हो। मार्स का एटमॉस्फेयर पतला है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और टेम्परेचर काफी ठंडा है। पानी की खुली बॉडीज वहां नहीं हो सकती क्योंकि प्रेशर इतना कम है कि पानी बॉयल हो जाता है। पृथ्वी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, मार्स के एनवायरनमेंट के लिए एक स्टडी का बेस बन सकते हैं। हमने मार्स जार्ट्स बनाकर मार्स के सिमुलेशन क्रिएट किए और माइक्रोब्स पर एक्सपेरिमेंट किया। कुछ माइक्रोब्स ठंड, ऑक्सीजन की कमी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण मर गए, पर कुछ माइक्रोब्स जो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रखते थे और ठंड के समय डॉर्मेंट हो जाते थे, वो सरवाइव कर गए। ये दिखाता है कि मार्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके सर्वाइवल की संभावनाएं अधिक हैं। सोवियत यूनियन ने वीनस पर सक्सेसफुल लैंडिंग की, लेकिन मार्स पर उनका हर मिशन फेल रहा। मार्स 3 और मार्स 6 स्पेसक्राफ्ट लैंड करने के बाद फेल हो गए। एक बड़े ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म के कारण मार्स 3 क्रैश हुआ, जबकि मार्स 6 की फेलियर का कारण अभी भी एक रहस्य है। सोवियत मिशंस की फेलियर ने अमेरिकन वाइकिंग मिशंस के लिए कॉशन का काम किया। वाइकिंग मिशन केयरफुली प्लान्ड था। लैंडिंग साइट्स को रडार और ऑर्बिटर इमेजरी के माध्यम से एनालाइज किया गया। सेफ्टी के लिए इन्हें लो एलिवेशन और कम वाइंड एरियाज में चूज किया गया। 1976 में वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 सेफली काइरीज और यूटोपिया रीजन्स में लैंड हुए।
मार्स की पहली तस्वीरें हमें एक स्टार्क और बैरन लैंडस्केप दिखाती हैं, पत्थर, बालू के ड्यून्स और लाल मिट्टी। टेराफॉर्मिंग यानी मार्स के एनवायरनमेंट को इंसानों के जीने लायक बनाना, ये एक कॉन्सेप्ट है जो सोचा गया है। मार्स के पोलर कैप्स को हीट करके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन और वाटर वेपर लाकर हम सरफेस कंडीशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये एक बहुत लंबा और चैलेंजिंग प्रोसेस होगा, लेकिन पॉसिबल है। चैप्टर 6, ट्रेवलर्स टेल्स। अल्बर्टस मैग्नस ने पूछा कि क्या कई दुनियाएं हैं या सिर्फ एक ही दुनिया है। कार्ल सेगन कहते हैं कि ये एक गहरा क्वेश्चन है। पृथ्वी के लोगों ने हमेशा ये सोचा था कि हम अकेले हैं, लेकिन नए इन्वेंशंस ने नई राहें खोली हैं। जैसे एक समय समुद्र पर पार करना असंभव लगता था, वैसे ही चांद तक पहुंचने का सपना भी असंभव था, लेकिन समय ने हमेशा नए सच दिखाए हैं। आज इंसान ने एक नए समुद्र यानी अंतरिक्ष में अपने जहाज उतारे हैं। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी यानी JPL से चलाए गए ये रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट अनजानी दुनियाओं का पता लगाते हैं। वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कार्ल सेगन कहते हैं कि ये एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है जो इंटरप्लेनेटरी सफ़र करती है। ये जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जैसे ग्रहों के बीच से निकलती हुई अंतरिक्ष में अपना सफ़र पर है। वोयेजर के कैमराज ने जुपिटर और उसके चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजी, जो हमारी कल्पना से भी बाहर की थी। कार्ल सेगन कहते हैं कि वोयेजर जैसे मिशंस एक नए चैप्टर की शुरुआत है। ये हमें सिर्फ नए ग्रहों की तस्वीरें नहीं देते, बल्कि ये दिखाते हैं कि इंसानी दिमाग की सोच और उसकी इंजीनियरिंग क्या क्या कर सकती है। जैसे डच अपने समय में नए समुद्र एक्सप्लोर कर रहे थे, वैसे ही आज हम अंतरिक्ष को नए कोने को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर नए स्टेप के साथ हम नए प्रश्न पूछते हैं और नए जवाब ढूंढते हैं। गैलीलियो और हुइजीन्स जैसे सोचने वालों ने हमेशा नए प्रश्न उठाए और उन्होंने हमें नए सॉल्यूशंस की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाया। आज वोयेजर जैसे रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स इंसानी क्यूरियोसिटी का जीता जागता उदाहरण है, जो हमें नए सपने देखने और नई दुनिया समझने की शक्ति देते हैं। यही इंसानी खोज की असली कहानी है। कार्ल सेगन आगे लिखते हैं कि जुपिटर के पास यूरोपा पर जब सूर्य की लाइट पड़ती है तो ये लाइट वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट होती है। वोयेजर के टेलीविज़न कैमरास पर पड़ने के बाद ये लाइट एक तस्वीर बनती है। ये तस्वीर वोयेजर के कंप्यूटर्स द्वारा पढ़ी जाती है और फिर रेडियो सिग्नल के रूप में पृथ्वी की तरफ भेजी जाती है। ये सफ़र करीब आधा बिलियन किलोमीटर का होता है। सिग्नल पृथ्वी पर स्पेन, मोहावे डेजर्ट कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया के रेडियो टेलीस्कोप्स में से किसी एक पर मिलता है। 1979 में यूरोपा की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के टेलीस्कोप ने कैप्चर की थी। ये सिग्नल फिर एक अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट के जरिए साउदर्न कैलिफोर्निया के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में पहुंचा। वहां एक कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है। ये तस्वीर एक अखबार के वायर फोटो की तरह होती है, करीबन 1 मिलियन डॉट्स का कलेक्शन। हर डॉट एक शेड ऑफ ग्रे दिखाता है। प्रोसेस होने के बाद ये डॉट्स एक मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर होते हैं, जो एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड की तरह होता है। वोयेजर ने जुपिटर सिस्टम में 18,000 तस्वीरें ली, जो ऐसे ही स्टोर की गई थी। एंड में एक ग्लॉसी पेपर पर प्रिंट हुई तस्वीर हमारे सामने आई। ये तस्वीर 9 जुलाई 1979 इतिहास में पहली बार इंसानी आंखों ने देखी। कार्ल सेगन लिखते हैं कि वोयेजर 2 ने यूरोपा की क्लोजअप तस्वीर भेजी थी, जो जुपिटर के 4 गैलीलियन सैटेलाइट में से एक है। तस्वीर देखकर लगता है कि ये मार्स के ख्याली कनाल्स जैसे हैं, जो लॉवेल के सपनों में थे, लेकिन
यूरोपा पर जो लाइंस दिख रही थी वो कुछ अलग थी। ये स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस एक इंट्रिकेट नेटवर्क बनाती हैं। तस्वीरों से पता चला कि यूरोपा बिलियर्ड बॉल की तरह स्मूथ है, बिना किसी इम्पैक्ट क्रेटर के। क्या ये स्मूथ सरफेस तब बनती है जब इम्पैक्ट के समय सरफेस आइस मेल्ट होकर वापस जम जाती है? जो लाइंस दिख रही थी वो क्रैक्स और ग्रूव्स थे, जिनके ओरिजिन्स अब तक मिस्ट्री बने हुए हैं। कार्ल सैगन लिखते हैं कि अगर वॉयेजर मिशंस मैन्ड होते तो एक कैप्टन अपने शिप्स के लॉग में लिखता, डे 1 केप कैनावेरल से सफल लॉन्च, इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन की कुछ समस्याएं थीं लेकिन सब कुछ ठीक रहा। डे 13 पहली तस्वीर ली गई जिसमें पृथ्वी और चांद एक साथ दिखते हैं। डे 215 मार्स के ऑर्बिट को क्रॉस किया, ग्रह अभी सन की दूसरी तरफ था। डे 475 एस्ट्रॉयड बेल्ट से सेफली निकल आए, कोलिजन के डर से लुकआउट पोस्ट किए गए थे। डे 570 जुपिटर आसमान में बड़ा होता दिख रहा है। डे 650 जुपिटर के रेडिएशन बेल्ट्स और न्यूली डिस्कवर्ड रिंग्स को सेफली क्रॉस किया। अमल्थिया, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो जैसे मून्स की तस्वीरें ली गई। आयो जुपिटर का एक चंद्रमा है, ये एक अलग ही कहानी बताता है। कार्ल सैगन लिखते हैं कि वॉयेजर की अप्रोच करते ही इसके सरफेस पर एक रेड, येलो और ब्लैक मल्टी कलर्ड लैंडस्केप दिखा। पता चला कि आयो पर एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो मोल्टेन सल्फर का इरप्शन करते हैं। यह डिस्कवरी एक नेविगेशन टीम मेंबर लिंडा मोरबिटो ने की थी। उन्होंने एक प्लूम डिटेक्ट किया जो एक वॉल्केनो के ऊपर था। टाइड्स जो जुपिटर और यूरोपा की ग्रेविटी की वजह से आयो पर बनती हैं, इसके अंदर के रॉक्स को मेल्ट करती हैं। इसका नतीजा है एक लिक्विड सल्फर का ओशन जो सरफेस पर आकर नए प्लेन्स और माउंटेन्स बनाता है। सैगन लिखते हैं कि वॉयेजर का अगला मिशन सैटर्न और उसके रिंग्स थे। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून एक डेंस एटमॉस्फेयर के साथ आता है। मीथेन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भरा टाइटन एक लाइफ की संभावना का पॉइंट बन गया। वॉयेजर की ये डिस्कवरी सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में नहीं थी, बल्कि हमारे अपने ओरिजिन्स और लाइफ की पॉसिबिलिटी को समझने का एक नया रास्ता थी। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट एक एपिक वॉयेज का हिस्सा है। यह अंतरिक्ष के समुंदर को क्रॉस करता है, नए वर्ल्ड्स और नए सवाल ढूंढता है। यात्रा अभी भी जारी है, एक इटर्नल सफ़र जो हमें हमारे यूनिवर्स के रहस्यों के और करीब ले जाता है। चैप्टर 7 द बैकबोन ऑफ नाइट। एक समय था जब लोग साइंस और लाइब्रेरीज नहीं जानते थे। लोग एक हंटर गैदरर जिंदगी जीते थे, जंगल में रहते और शिकार करते थे। उनकी जिंदगी का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा था। वो जानवरों के बिहेवियर को समझते थे, उनका शिकार करते थे और उनसे ही सीखते थे। रूल्स और कहानियां उनके जीने का तरीका थी। एक दिन उन्होंने आग को देखा, एक चमकती जलती हुई चीज। उससे पहले उनके पास सिर्फ अंधेरा और तारे थे। आग उनकी नई दोस्त बनी। वो आग को अपने साथ ले गए, उसका ख्याल रखा और उसे अपना दोस्त बनाया। रात में आग ने उन्हें रोशनी दी, गर्मी दी और जानवरों से बचाया। तब वो तारों की तरफ देखते और कहानियां बनाते। क्या ये तारे दूसरे हंटर गैदरर्स के कैंप फायर्स हैं, या आसमान एक बड़ा ब्लैक स्किन है जिसमें होल्स हैं और तारे उन होल्स के पीछे के फ्लेम हैं? ये सवाल उन्हें परेशान करते। हंटर गैदरर ने मेटाफर्स बनाए, जैसे कैंप फायर्स इन द स्काई या बैकबोन ऑफ नाइट। धीरे धीरे इंसानों ने इन रोशनियों को पावरफुल बीइंग्स या भगवान समझना शुरू किया। भगवान उनके आसमान के रूलर्स बन गए। हर प्रकृति के काम के लिए एक भगवान था। एक सूर्य के लिए, एक बारिश के लिए, एक जिंदगी के लिए। इंसानों का सर्वाइवल इन भगवानों के मूड पर था। ड्रॉट, स्टॉर्म्स या वार्स को उन्होंने भगवानों का गुस्सा माना। भगवानों को शांत करने के लिए प्रीस्ट और ओरेकल्स बने। इंसानी समझ लिमिटेड थी और प्रकृति एक रहस्य थी।
हंटर गैदरर्स के सवाल और उनकी कहानियां हमारे आज के साइंस का आधार हैं। आज हम जानते हैं कि तारे क्या हैं, दूर बड़े गर्मी वाले गोले। पर यह सोच और सीखने का सफर वही है। हमारे पूर्वज जहां खत्म हुए वहां से हम शुरू हुए। तारों की कहानियों ने हमें कॉस्मोस समझने की शक्ति दी। सामोस के एजियन द्वीप पर एक समय हेराइयो था, एक शानदार मंदिर हेरा को समर्पित। हेरा आसमान की देवी थी। समय के साथ वो ज़्यूस की पत्नी बनी, जो ओलंपियन देवताओं के मुखिया थे। कहते हैं उनका हनीमून भी इसी सामोस द्वीप पर था। प्राचीन ग्रीक धर्म ने कहा कि आसमान में जो दुधिया रोशनी की पतली सी पत्ती है वो हेरा के दूध से बनी है। इसी से मिल्की वे का विचार आया। हम इंसान उन पूर्वजों के वंशज हैं जो जीवन के खतरों को समझने के लिए कहानियां बनाते थे। वो देवताओं के रूप में प्रकृति के रहस्यों को समझते थे। जैसे एंशियंट ग्रीस में होमर के समय आसमान, धरती, समुद्र और प्रेम तक के अलग अलग देवता थे। हर पेड़ और घास का अपना एक मेनार्ड या ड्रायड था। इंसानों ने देवता बनाए क्योंकि प्रकृति उनके लिए अनप्रेडिक्टेबल थी। हजारों सालों तक लोग ये मानते रहे कि संसार एक कठपुतली है जिसमें देवता स्ट्रिंग्स खींचते हैं। फिर 2500 साल पहले आयोनिया में एक नई सोच का जन्म हुआ। ये नए विचार ग्रीस के सामोस और आसपास के द्वीपों पर उठे। यहाँ के लोगों ने कहा कि सब कुछ एटम से बना है। इंसान और जानवर सिंपलर रूप से इवॉल्व हुए हैं। बीमारी देवताओं का गुस्सा नहीं बल्कि प्राकृतिक कारण है। धरती एक प्लेनेट है जो सूर्य के चक्कर लगाती है और तारे बहुत दूर हैं। पुराने ग्रीक्स मानते थे कि संसार केओस से बना है। केओस और नाइट ने मिलकर देवता और इंसान बनाए। केओस एक अनप्रेडिक्टेबल प्रकृति का प्रतीक था। पर 6th सेंचुरी BC में आयोनिया के सोचने वालों ने एक नए कॉस्मोस का विचार रखा। उन्होंने कहा कि संसार समझने लायक है क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है। प्रकृति के अपने नियम हैं जो हम समझ सकते हैं। आयोनिया एक अद्भुत जगह थी। यहाँ के अलग अलग द्वीपों में अलग राजनीतिक प्रथा थी। एक ही ताकत सबको दबा नहीं सकती थी। यहाँ लिखने की शिक्षा सबके लिए थी और विचार डिबेट के लिए खुले थे। आयोनिया एक जगह थी जहाँ अफ्रीका, एशिया और यूरोप के विचार मिलते थे। ये सब विचार साइंस के जन्म के लिए परफेक्ट स्थिति बनाते। आयोनिया के पहले वैज्ञानिक थेल्स थे जो मिलेटस शहर में रहते थे। वो इजिप्ट और बेबीलोन गए और वहाँ से एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री का ज्ञान लाए। उन्होंने एक सोलर इक्लिप्स प्रेडिक्ट किया। पिरामिड की छाया और सूर्य के एंगल का उपयोग करके उसकी हाइट नापी। ये वही मेथड है जो आज हम मून के पहाड़ों की हाइट नापने के लिए करते हैं। थेल्स कहते थे कि धरती पानी से बनी है, एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए, बिना किसी देवता के हस्तक्षेप के। ये अप्रोच एक नए विचार का जन्म था कि संसार को समझने के लिए हमें देवताओं की जरूरत नहीं। थेल्स के दोस्त एनेक्सिमेंडर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक स्टिक की शैडो का उपयोग करके उन्होंने साल की लंबाई और मौसम को मेजर किया। उन्होंने एक सन डायल बनाया, एक नक्शा बनाया और एक सेलेस्टियल ग्लोब बनाया। एनेक्सिमेंडर मानते थे कि धरती अपने आप यूनिवर्स के सेंटर में टिकी हुई है, बिना किसी सहारे के। उनका एक और अद्भुत विचार था कि इंसान और जानवर सिंपलर रूप से इवॉल्व हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले के जानवर पानी में रहते थे, फिर वो धरती पर आए। ये विचार डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन की थियरी के एक प्राचीन रूप का प्रतीक था। 540 BC के आसपास सामोस में पॉलीक्रेट्स नाम के टायरेंट ने राज किया। उसने एक बड़े सुरक्षा वॉल का निर्माण करवाया जो 6 किलोमीटर लंबा था। उसने पानी लाने के लिए एक टनल बनवाई जो एक पहाड़ के अंदर से गुजरती थी। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण था, पर यह काम गुलामों के द्वारा किया गया। पॉलीक्रेट्स के समय के इंजीनियर
थियोडोरस ने की, रूलर और ऐसे दूसरे टूल्स बनाए। एम्पेडोक्लिस ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि एक इनविजिबल सब्सटेंस जिसे हम एयर कहते हैं, ये पानी को एक कंटेनर में जाने नहीं देता। ये एक एटम और मैटर के विचार की शुरुआत थी। अबडेरा के डेमोक्रिटस ने एटम्स का विचार किया। उनका कहना था कि संसार के सब कुछ एटम से ही बना हुआ है, जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। डेमोक्रिटस का विचार था कि सोच और परसेप्शन एक फिजिकल प्रोसेस है और देवता इसमें शामिल नहीं है। आयोनिया साइंस के जन्म का एपिक सेंटर था। थेल्स, एनेक्सिमेंडर और डेमोक्रिटस जैसे सोचने वालों ने एक नए समाज का विचार दिया जिसमें प्रकृति को देवताओं के बिना समझना संभव था। ये विचार आगे चलकर मॉडर्न साइंस का आधार बना। डेमोक्रिटस का कहना था कि सब कुछ एटम्स का संग्रह है, इंट्रिकेटेडली असेंबल्ड। हर चीज, इंसान समेत, एटम्स और वॉइड का खेल है। जब एक चाकू एक सेब काटता है तो वो एटम्स के बीच के खाली जगह से गुजरता है। अगर वॉइड न होती तो चाकू एटम से टकराकर रुक जाता और सेब काटा नहीं जा सकता था। 1750 में थॉमस राइट ने कहा कि डेमोक्रिटस ने बिना टेलीस्कोप के मिल्की वे को अनेक अनरिजॉल्व्ड स्टार्स का समूह माना। उन्होंने रीजन का उपयोग किया, बिना ऑप्टिक्स के सहारे और इन्फिनिटी तक सोचा। राइट कहते हैं कि डेमोक्रिटस की सोच आज के एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमर्स के बराबर थी। डेमोक्रिटस एक अजीब इंसान थे। उन्होंने रिलेशनशिप्स और परिवार को अपने सोचने का समय चुराने वाला माना, पर वो दोस्ती को महत्वपूर्ण समझते थे। उनका मानना था कि खुशी जीवन का लक्ष्य है और उन्होंने इंथुजियाज्म के ओरिजिन पर एक बड़ा काम किया। उनका मानना था कि धरती पर कोई अमर आत्मा या देवता नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एटम्स और वॉइड है। एनेक्सोगोरस एक और आयोनियन एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे जो 450 बीसी के आसपास एथेंस में रहे। वो साइंस के प्रति पैशनेट थे और उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य सन, मून और आसमान का स्टडी है। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिखाया कि एक बूंद सफ़ेद लिक्विड एक बड़े पिक्चर के डार्क लिक्विड को विजिबली हल्का नहीं बनाती। इसका मतलब था कि कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आंखों से डायरेक्टली नहीं देखे जा सकते। एनेक्सोगोरस ने कहा कि चांद अपनी लाइट से नहीं बल्कि सूर्य के रिफ्लेक्टेड लाइट से चमकता है। ये सोच इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि उनका काम सीक्रेट में सर्कुलेट किया गया। उन्होंने सूर्य और तारों को आग के पत्थर कहा, जो इतने दूर हैं कि उनकी गर्मी हमें महसूस नहीं होती। चांद के पहाड़ों और वहाँ के इनहेबिटेंट्स का विचार रखा जिसमें वो गलत थे। एथेंस के समय के नेता पेरिक्लीस के साथ उनका गहरा संबंध था, पर पेरिक्लीस के शत्रु उनके दोस्तों पर अटैक करते थे। एनेक्सोगोरस को इम्पिटी के लिए इम्प्रिजन किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि सूर्य एक पत्थर है और चांद एक ऑर्डिनरी जगह है। उनका काम, जो एक समय एथेंस के ग्रेटनेस का हिस्सा था, उनके अगेंस्ट मुद्दा बन गया। पाइथागोरस सामोस के सबसे प्रभावित इंसानों में से एक थे। उन्होंने पृथ्वी को गोला माना और उन्होंने ही पाइथागोरियन थ्योरम बनाई, जिसमें एक राइट ट्रायंगल के छोटे दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का योग बड़े साइड के स्क्वायर्स के बराबर होता है। पाइथागोरस का मानना था कि कॉस्मोस एक ऑर्डरली और हार्मोनियस संसार है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए खुला हुआ है। पाइथागोरियन एक मैथमेटिकल और मिस्टिकल ग्रुप थे। उनका मानना था कि यूनिवर्स के नियम पूरे थॉट्स से समझे जा सकते हैं। वो एक और विचार लेकर आए कि इरेशनल नंबर्स का एग्जिस्टेंस उनकी मैथमेटिकल थियोरी के लिए खतरा था। इस वजह से उन्होंने कुछ डिस्कवरीज को छुपाया, जैसे डोडेकहेड्रॉन और इरेशनल नंबर्स। पाइथागोरस के बाद सामोस के एक और बड़े वैज्ञानिक थे, अरिस्टार्चस। उन्होंने कहा कि सूर्य प्लैनेटरी सिस्टम के सेंटर में है और धरती उसका चक्कर लगाती है। उन्होंने लूनर इक्लिप्स के ऑब्जर्वेशन से सूर्य के साइज और दूरी का अंदाजा लगाया और कहा कि
सूर्य काफी बड़ा है और पृथ्वी के चक्कर लगाना समझ में आता है। अरिस्टार्चस के विचार जैसे कोपरनिकस के काम के पहले ही सब कुछ सही दिखाते थे, पर उनके कॉन्टेम्परेरीज उन्हें रिजेक्ट करते रहे। हमें 1800 साल लग गए उनकी सही बातें समझने में। ये सब लोग एक ही सवाल के पीछे थे कि हम कहाँ हैं। सबने एक ही चीज समझी कि धरती और इंसान कोई विशेष स्थल नहीं रखते। ये रियलाइजेशन एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और पॉलिटिक्स तक फैल गई। अगर हम अपनी दुनिया को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमारे सवाल और उनके उत्तर ही सब कुछ है। एक्सप्लोरेशन हमारे अंदर है, हम वॉन्डरर्स हैं। अब समय आ गया है कि कॉस्मिक ओशन में सेल करें और सितारों तक पहुंचे। चैप्टर 8 ट्रेवल्स इन स्पेस एंड टाइम। च्वांगजू के शब्दों में, हम कितने भी छोटे या बड़े लगे, हम सब एक हैं। ये शब्द इंसानी सोच की गहराइयों और टाइम स्पेस के बेहतरीन तलाश के प्रतीक है। कार्ल सेगन कहते हैं कि तारे हमेशा हमारे दोस्तों की तरह हैं। नाइट स्काई के अद्भुत रंग और उनका अजीब सफर हमारी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। समुंदर के उतार चढ़ाव हमें टाइड्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की याद दिलाते हैं। ये छोटी बातें दिखाती हैं कि मून और सन का असर हम तक कैसे पहुंचता है। बीच के सैंड ग्रेन्स हमें टाइम और स्पेस की याद दिलाते हैं। एक मुट्ठी रेत में लाखों दाने होते हैं, पर वो भी उन गिनती के तारों से कम हैं जो कॉस्मोस में हैं। तारे जो हम देखते हैं बस पास के कुछ तारे हैं। बड़े कॉस्मोस में अनंत तारे हैं। पुराने एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्स्टेलेशंस को कागज पर डिजाइन करते थे। ये स्टार क्लस्टर्स बस एक इल्यूजन है, क्योंकि हम सिर्फ नियर बाय स्टार्स को देख पाते हैं। स्टार्स एक दूसरे से लाइट ईयर्स दूर होते हैं। कॉन्स्टेलेशंस तभी बदलते हैं जब हम इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस पर ट्रैवल करते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी अभी ये करने लायक नहीं है, पर कंप्यूटर मॉडल हमें ये विजुअल सफ़र करने का मौका देते हैं। बिग डीपर जैसे कॉन्स्टेलेशंस को रोटेट करके अलग एंगल से देखना हमें नाइट स्काई के नए फॉर्म्स दिखाता है। कॉन्स्टेलेशन सिर्फ स्पेस में ही नहीं, टाइम में भी बदलते हैं। अगर हम पास्ट में बिग डीपर देखें तो वो एक स्पीयर की तरह दिखेगी। अगर फ्यूचर में देखें तो लियो द लायन एक अलग शेप ले लेगा। शायद एक रेडियो टेलीस्कोप के पैटर्न बन जाए। ओरायन एक आइकनिक कॉन्स्टेलेशन अपने ताजों और हॉट स्टार्स के कारण सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ इवॉल्व करता रहेगा। ये नाइट स्काई एक रंगीन और कांस्टेंट मोशन में रहने वाली कैनवस है। सेगन कहते हैं कि हमारे सोलर नेबरहुड में अल्फा सेंचुरी सबसे करीब का स्टार सिस्टम है, जो 3 स्टार्स का ग्रुप है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसमें सबसे करीब है। एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन का एक स्टार बीटा एंड्रोमेडा 75 लाइट ईयर्स दूर है। उसकी लाइट हम तक 75 साल बाद पहुंचती है। अगर वो स्टार कल खत्म हो गया तो हमें ये बात पता चलने में 75 और साल लगेंगे। स्पेस और टाइम इंटरवुवेन है। दूर की चीजों को देखना एक पास्ट की विंडो देखने के बराबर है। मिल्की वे के सेंटर से 30,000 लाइट ईयर्स की दूरी या एंड्रोमेडा गैलेक्सी से 2 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी हमें बताती है कि हम एक बड़े से कॉस्मोस में एक बहुत छोटी जगह पर हैं। 1890s के टस्केनी के गांव में एक टीनेज ड्रॉप आउट अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे सवालों पर विचार कर रहे थे जो दुनिया को बदल देंगे। उन्होंने सोचा कि अगर हम लाइट वेव पर ट्रैवल करें तो क्या दिखेगा। उन्होंने सिंपल सवालों से रिलेटिविटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए। आइंस्टीन ने दिखाया कि लाइट की स्पीड यूनिवर्सल है और कोई भी ऑब्जेक्ट उससे तेज नहीं चल सकता। ये रूल कॉस्मोस की कंसिस्टेंसी और लॉजिक के लिए ज़रूरी था। लाइट की स्पीड के पास ट्रेवल करने पर मास बढ़ता है, टाइम स्लो होता है और चीज़ें कॉम्प्रेस्ड लगती हैं। रिलेटिविटी हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो हमारी कॉमन सेंस के परे है।
ये स्लो एजिंग का एक एलिक्सर बन सकता है और स्टार्स तक सफ़र के लिए एक राह दिखाता है। हमने ओरायन और डेडलस जैसे स्टारशिप्स डिज़ाइन किए हैं। ओरायन हाइड्रोजन बॉम्ब्स का यूज़ करके प्रोपल्शन करता है, पर इससे रेडियो एक्टिव डिब्रीज का खतरा है। डेडलस एक फ्यूजन रिएक्टर का सपना देखता है जो 10% लाइट के स्पीड तक जा सकता है। अल्फा सेंचुरी तक ये 43 साल का सफ़र बनेगा, जो एक इंसानी जीवन के लिए पॉसिबल है, लेकिन इन शिप्स का कंस्ट्रक्शन अभी भी बहुत दूर का सपना है। फ्यूचर में बसर्ड्स इंटरस्टेलर रैमजेट जैसे आइडियाज़ हो सकते हैं जो इंटरस्टेलर हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करें। ये इंजीनियरिंग अनइमेजिनेबल स्केल की होगी, पर थ्योरेटिकली पॉसिबल है। एक दिन हम स्पेस की इस वास्ट अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड को कॉन्क्वेयर करने के सपने को पूरा कर सकते हैं। कॉस्मोस के सफ़र के लिए सवाल ज़रूरी हैं। आइंस्टीन और पुराने थिंकर्स ने हमें एक कंसिस्टेंट और समझने योग्य दुनिया दिखाई। रिलेटिविटी और इंटरस्टेलर इंजीनियरिंग के माध्यम से हम स्टार्स तक पहुंचने का एक और सपना देखते हैं। कॉस्मोस एक अमानत है जो हमें नए सफ़र के लिए इंस्पायर करती रहेगी। अगर हम एक पेड़ से गिरते हैं तो हर सेकेंड हम 10 मीटर पर सेकेंड से तेज़ गिरते हैं। ये एक्सेलरेशन है जो हमें अर्थ के सरफेस से बांध कर रखता है। 1G यानी अर्थ ग्रेविटी, हम इसे 1G के साथ जीने की आदत है। अगर एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप 1G के एक्सेलरेशन पर चले तो ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट लगेगा। आइंस्टीन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्सेस और एक एक्सेलरेटिंग स्पेसशिप के फोर्सेस काफ़ी मिलते हैं। एक स्पेसशिप जो 1G पे कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट करे 1 साल में स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच सकता है। अगर यह स्पेसक्राफ्ट सफ़र के मिड पॉइंट तक एक्सेलरेट करे और फिर वापस 1G से डी एक्सेलरेट करे तो बर्नार्ड्स स्टार तक का सफ़र शिप के क्लॉक्स के मुताबिक सिर्फ 8 साल में हो सकता है। मिल्की वे के सेंटर तक पहुंचने में 21 साल लगेंगे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए 28 साल। लेकिन अर्थ पर लोग ये सफ़र 30,000 साल का समय लेते हुए देखेंगे। ऐसे सफ़र में एस्ट्रोनॉट्स अपने दोस्त और परिवार को अपने वापस आने पर देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सब टाइम डायलेशन के कारण उनसे आगे निकल चुके होंगे। रिलेटिविस्टिक स्पेस फ्लाइट हमें फ्यूचर में तेज सफ़र करने का एक तरीका दिखाती है, लेकिन पास्ट में वापस जाना एक अलग सवाल उठाता है। अगर हम पास्ट में जाएं और कुछ बदलें, जैसे अपने माँ बाप को मिलने से रोकें, तो हम पैदा ही नहीं होंगे। ये कॉन्ट्रडिक्शन बनाता है। फिजिसिस्ट का मानना है कि पास्ट में वापस जाने की पॉसिबिलिटीज लिमिटेड हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शायद पैरेलल डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं जहां अल्टरनेट हिस्ट्रीज चलती हैं। अगर एंशिएंट आयोनियन साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंटल साइंस का ट्रेडिशन सरवाइव करता तो शायद हमारी दुनिया आज काफ़ी अलग होती। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2000 साल पहले होता और लियोनार्डो और आइंस्टीन के डिस्कवरीज हज़ारों साल पहले हो जाती। लेकिन ये पैरेलल दुनिया में हम जो आज यहाँ हैं एग्जिस्ट नहीं करते। हर छोटी चीज़ का असर होता है, जैसे एक स्पर्म का एग को फर्टिलाइज करना। अगर किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में आयोनियन स्पिरिट जीत गई होती तो शायद हम आज तक अल्फा सेंचुरी और बर्नार्ड स्टार तक अपने सर्वे शिप्स भेज चुके होते। कार्ल सेगन कहते हैं कि हम एक ट्रांजिएंट रेस हैं, पर हमारी सोच और एम्बिशन हमें कॉस्मोस में एक स्पेशल जगह देते हैं। एक दिन हम उन स्टार्स तक पहुंचेंगे जो अभी सिर्फ टेलीस्कोप के जरिए दिखते हैं। तब हम देखेंगे कि स्पेस और टाइम के बीच का ये सफ़र सिर्फ एक शुरुआत है। चैप्टर 9 द लाइव्स ऑफ द स्टार्स। रॉ इजिप्शियन सन गॉड कहते हैं कि उन्होंने दिन और रात को अलग किया और हर चीज़ उनके रोशनी से पैदा हुई। ये कहानी एक प्राचीन सोच को दिखाती है कि सूरज और सितारे सब कुछ बनाते हैं। विंसेंट वान गॉग कहते हैं कि अगर हमें शांति चाहिए तो रात को आसमान में सितारों को देखना होगा।
लेकिन ये सितारे क्या हैं, कैसे बनते हैं और कैसे ख़त्म होते हैं? अगर हम एक एप्पल पाई बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल्स और एटम से बने होते हैं। हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब एटम्स सितारों के अंदर बनते हैं। हाइड्रोजन खुद बिग बैंग में बना था। जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई तब अगर किसी एप्पल पाई को छोटा करते करते एक एटम तक ले जाएं तो हमें 90 कट्स लगेंगे। एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूमते हैं। ये न्यूक्लियस बहुत छोटा और घना होता है, लेकिन एटम का ज़्यादा हिस्सा खाली होता है। फिर भी इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस की वजह से एक सॉलिड टेबल हमारा वजन संभाल लेती है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, लेकिन इनके पास न्यूक्लियर फोर्स होती है जो उन्हें एक साथ बांध कर रखती है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऐसे ही नए एलिमेंट्स बनते हैं। ये सब कुछ सिर्फ बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में होता है, जैसे स्टार्स के अंदर। स्टार्स के ये न्यूक्लियर रिएक्शंस न सिर्फ उन्हें चमकने देते हैं बल्कि नए केमिकल एलिमेंट्स भी बनाते हैं। एल्केमी, जो एलिमेंट्स को एक दूसरे में बदलने की प्राचीन कोशिश थी, मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत बनी। पर जहाँ एल्केमी खत्म हुई, साइंस ने हमें दिखाया कि नए एलिमेंट्स का जन्म स्टार्स के अंदर होता है। हमारा सूरज एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हर सेकेंड 400 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस सूरज के अंदर 40 मिलियन डिग्री टेम्परेचर पर होती है। सूरज से लाइट तक का फोटॉन का सफर 1 मिलियन साल लेता है। ये एनर्जी हमें सूरज के ऊपर से मिलती है जो जिंदगी के लिए जरूरी है। न्यूट्रिनोस जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के दौरान बनते हैं, सूरज का एक और चमत्कार है। ये पार्टिकल्स मैटर के लिए लगभग ट्रांसपेरेंट होते हैं और सूरज के अंदर से सीधे निकल जाते हैं। 1 सेकेंड में बिलियन न्यूट्रिनोज हमारे शरीर के अंदर से गुजर जाते हैं बिना हमें कुछ महसूस कराए। लेकिन सोलर न्यूट्रिनोज की कमी अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कार्ल सेगन कहते हैं कि एक स्टार अपनी जिंदगी हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम में बदलकर शुरू करता है। जब उसके पास हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वो हीलियम को फ्यूज करके कार्बन और ऑक्सीजन बनाता है। सूरज जैसे स्टार अपनी जिंदगी के अंत में एक रेड जायंट बनते हैं, इतने बड़े कि मरकरी और वीनस को निगल जाते हैं। शायद अर्थ भी इसके अंदर चली जाए। जब ये फ्यूजन रिएक्शंस बंद होती हैं तो स्टार श्रिंक होके एक वाइट ड्वार्फ बन जाता है, एक छोटी और डेंस बॉडी जो धीरे धीरे कूल होती है। बड़े सितारे जो सूरज से 2 या 3 गुना ज्यादा मास के होते हैं, वो सुपरनोवा के रूप में खत्म होते हैं। ये एक्सप्लोजन्स नए एलिमेंट्स बनाते हैं जो इंटरस्टेलर क्लाउड्स में फैल जाते हैं। यही नए स्टार्स और प्लैनेट्स का जन्म देते हैं। सन के अंत होने में अभी 5 से 6 बिलियन साल बचे हैं, लेकिन एक दिन अर्थ का सूरज के अंदर मिलना तय है। तब तक शायद इंसानी सिविलाइजेशन या तो मार्स, यूरोपा और टाइटन पर जा चुकी होगी या एक नए स्टार सिस्टम में नई दुनिया तलाश रही होगी। जब हम रात के आसमान में स्टार्स को देखते हैं तो वो दूर के न्यूक्लियर फ्यूजन के चमत्कार होते हैं। हर स्टार एक कहानी है, उसकी जिंदगी और मौत के बीच का सफर, और शायद किसी दिन हम उन्हीं सितारों के पास जाकर ये कहानियां अपनी आंखों से देखेंगे। सन जैसे स्टार्स अपने जिंदगी के एंड में रेड जायंट बनते हैं और फिर वाइट ड्वार्फ में बदल जाते हैं। बड़े स्टार्स जो सूरज से ज़्यादा मास के होते हैं, वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स बनाते हैं। सुपरनोवा में स्टार्स का बहुत सारा मैटर स्पेस में फेंक दिया जाता है जो नए एलिमेंट्स बनाता है। ये एलिमेंट्स फिर से नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनाने में काम आते हैं। हम जो कुछ भी हैं वो स्टार्स से बने हैं।
हमारा डीएनए में कार्बन, हमारे खून में आयरन और हमारे आसपास की इन्वायरमेंट में ये सब एलिमेंट्स। ब्लैक होल्स एक मिस्टीरियस फिनोमेना है। जब एक बहुत ही मैसिव स्टार अपनी ज़िंदगी के एंड में सुपरनोवा एक्सप्लोड करता है तो उसके अंदर का हिस्सा न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी, यहाँ तक कि रोशनी भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें डायरेक्टली देख नहीं पाते। स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो हम टाइम में भी आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक लाइट की स्पीड एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट है। हम जितना तेज लाइट के करीब ट्रेवल कर सकते हैं उतना ही हम टाइम में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम कभी भी लाइट से तेज नहीं जा सकते। ये रूल्स हमारे यूनिवर्स की कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी हैं। कार्ल सेगन कहते हैं कि हमारी दुनिया और यूनिवर्स एक गहरा रिश्ता रखते हैं। स्टार्स की ज़िंदगी, उनकी मौत और उनके द्वारा बनाए गए एलिमेंट्स ही हमारी ज़िंदगी को संभालते हैं। स्पेस और टाइम का ये अनोखा रिश्ता हमें अपनी जगह को समझने में मदद करता है। हमारे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी से हम और भी गहराई से यूनिवर्स को समझ पाएंगे और शायद एक दिन हम स्टार्स तक पहुंच ही जाएं। चैप्टर 10 द एज ऑफ फॉरएवर। 10 या 20 बिलियन साल पहले घटना हुई, बिग बैंग। ये वो शुरुआत थी जिससे हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ। सभी मैटर और एनर्जी एक कॉस्मिक एक जैसे समेट लिए गए थे, एक मैथमेटिकल डॉट में जो बिना किसी डायमेंशंस के था। ये मैटर और एनर्जी यूनिवर्स के किसी कोने में नहीं थे, बल्कि पूरा यूनिवर्स ही एक छोटी जगह में था। उस समय घटनाएं होने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। एक बड़े विस्फोट के साथ यूनिवर्स एक्सपैंड करना शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। इस एक्सपेंशन को समझने के लिए एक डिस्टेंडिंग बबल को सोचना गलत होगा, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं था। इससे अंदर से देखा जाए तो जैसे कि एक फैब्रिक जो यूनिफॉर्मली सभी दिशाओं में फैल रहा हो। जैसे जैसे स्पेस एक्सपैंड हुई, मैटर और एनर्जी भी साथ एक्सपैंड हुए और रैपिड कूलिंग हुई। कॉस्मिक फायरबॉल की रेडिएशन जो उस समय और आज भी यूनिवर्स में थी, वो कूल होती गई और गामा रेज से इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स तक पहुंची। ये रेडिएशन कॉस्मिक बैकग्राउंड के रूप में आज भी रेडियो टेलीस्कोप्स के द्वारा देखी जा सकती है। बिग बैंग के 1 बिलियन साल बाद मैटर के कुछ लम्प्स बन गए। इन लम्प्स का ग्रेविटी के कारण और गैस को खींचना शुरू हुआ, जो बढ़ते गए और गैलेक्सीज बनाने लगे। ये प्राइमोर्डियल गैलेक्सीज ग्रेविटी और एंगुलर मोमेंटम के कारण स्पिन होने लगी। कुछ गैलेक्सीज स्पाइरल बनी जो एक पिन व्हील जैसी लगती थी, जबकि कुछ एलिप्टिकल बनी। ये गैलेक्सीज वही सिंपल रूल्स फॉलो करती हैं जो पृथ्वी पर गिरते ऑब्जेक्ट्स और आइस स्केटर्स के लिए काम करते हैं। गैलेक्सीज के अंदर छोटी क्लाउड्स भी ग्रेविटेशनल कोलैप्स कर रही थी। ये कोलैप्स इतना इंटेंस था कि हाई टेम्परेचर के कारण थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुए और पहले स्टार्स टर्न ऑन हुए। ये नए स्टार्स सुपरनोवा में एक्सप्लोड करते और नए एलिमेंट्स इंटरस्टेलर गैस में छोड़ते गए। ये एलिमेंट नए स्टार्स और प्लैनेट्स के जन्म के लिए फ्यूल बन गए। आज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स को भरते हैं। कुछ क्लस्टर्स छोटी संख्या में गैलेक्सीज रखते हैं, जैसे हमारी लोकल ग्रुप जिसमें मिल्की वे और M31 शामिल हैं। पर कुछ क्लस्टर्स जैसे विर्गो क्लस्टर हजारों गैलेक्सीज को एक साथ समेट के रखते हैं। हर गैलेक्सी एक अलग कहानी के साथ बनी है, स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स और इर्रेगुलर्स। कुछ गैलेक्सीज के पास ग्रेविटेशनल ब्रिजेस हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। गैलेक्टिक कोलिजन एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। जब गैलेक्सीज टकराती हैं तो उनका गैस और डस्ट कोलाइड करता है, पर स्टार्स एक दूसरे के पार से गुजर जाते हैं।
ये कोलिजन्स गैलेक्सीज को डिस्टॉर्ट करते हैं और नए पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे रिंग गैलेक्सीज जो एक स्प्लैश जैसी लगती है। ये सब टेम्पोरेरी हैं, पर हर गैलेक्सी एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है जो अपने आप इवॉल्व होती है। क्वाजार्स जो बिलियन साल पुराने गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स के सबसे ब्राइट और वायोलेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये गैलेक्सी के कोर्स में मैसिव ब्लैक होल्स के कारण होते हैं जो डस्ट और गैस को कंज्यूम करते हैं। क्वाजार्स की ब्राइटनेस इतनी इंटेंस होती है कि वो 1000 सुपरनोवा के बराबर लगती है। ये एक्सप्लोजन्स पूरे गैलेक्सीज और उनके प्लैनेट्स को तबाह कर देते हैं। ये हमें दिखाता है कि यूनिवर्स में लाइफ और डिस्ट्रक्शन का एक साथ होना एक अजीब बात है। मिल्की वे अपने कोर से 2 मैसिव हाइड्रोजन क्लाउड्स को इजेक्ट करती है। ये गैलेक्टिक सेंटर एक स्ट्रॉन्ग गामा रे सोर्स है जो एक हिडन ब्लैक होल होने का संकेत देता है। गैलेक्सीज के अंदर का मोशन एक सुंदर और कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाता है। मिल्की वे हर क्वार्टर बिलियन साल में एक बार रोटेट करती है और स्पाइरल आर्म्स नए स्टार्स के जन्म के लिए स्टेज बनाते हैं। हर गैलेक्सी एक डायनामिक और लिविंग सिस्टम है। स्टार्स अपने लाइफ साइकिल में नए एलिमेंट्स बनाते हैं और उन्हें स्पेस में छोड़ते हैं। ये एलिमेंट्स नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनाते हैं और कभी कभी लाइफ को भी संभालते हैं। और ये गैलेक्सीज भी एक दिन खत्म हो जाती हैं, या तो ब्लैक होल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं या अपनी एनर्जी खत्म करके फेड अवे हो जाती हैं। कॉस्मोस कॉम्बिनेशन है ब्यूटी और केओस का। ये हमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को समझने का मौका देता है। हमारे जैसे छोटे जीवों के लिए यूनिवर्स की स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी एक इंस्पिरेशन है। सन और उसके प्लैनेट्स मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हर 250 मिलियन साल में एक बार रोटेट करते हैं। स्पाइरल आर्म्स के अंदर नए स्टार्स का जन्म होता है, लेकिन सन जैसे मीडियम उम्र के स्टार्स अक्सर इन आर्म्स के बीच में होते हैं। हमारा सन इस समय स्पाइरल आर्म्स के बीच एक शांत जगह में है, लेकिन इतिहास में ये स्पाइरल आर्म्स के अंदर जाता रहा है। जब ये स्पाइरल आर्म से गुजर रहा होता है तो इंटरस्टेलर क्लाउड्स और डस्ट ज़्यादा एनकाउंटर करते हैं। यही शायद हमारी पृथ्वी के आइस एजेस का कारण हो सकता है। डब्ल्यू नेपियर और एस क्लूब का ये भी मानना है कि कुछ मून्स और एस्ट्रॉयड्स जैसे फोबोस और कुछ कॉमेट्स इंटरस्टेलर स्पेस से आए होंगे और सन ने स्पाइरल आर्म्स के अंदर जाते हुए उन्हें कैप्चर किया होगा। ये बात मैग्नीशियम आइसोटोप्स की टेस्टिंग से कंफर्म की जा सकती है, जो इन ऑब्जेक्ट्स के स्टार सिस्टम के ओरिजिन्स को बता सकते हैं। साउंड और लाइट वेव्स के डॉपलर इफेक्ट से हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। एक तेज कार का हॉर्न सुनने पर जैसे उसकी पिच बदलती है, वैसे ही गैलेक्सीज की लाइट स्पेक्ट्रम रेड शिफ्टेड या ब्लू शिफ्टेड हो सकता है। अगर एक गैलेक्सी हमसे दूर जा रही हो तो उसकी लाइट स्पेक्ट्रम रेड शिफ्टेड दिखाएगा, और अगर पास आ रही हो तो ब्लू शिफ्टेड। ये डॉपलर इफेक्ट बिग बैंग थियरी के लिए एक सॉलिड बेस बनाता है, जो बताता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। एडविन हबल और मिल्टन ह्यूमरसन ने डिस्टेंट गैलेक्सीज के स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा और उनका रेड शिफ्ट मेजर किया। उन्होंने देखा कि जितनी दूर गैलेक्सीज होती हैं उतना ज़्यादा उसका रेड शिफ्ट होता है। ये डिस्कवरी समझने में मदद करती है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन यूनिफॉर्म है। हबल और ह्यूमेसन की रिसर्च से पता चला कि गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट सिर्फ उनके एक्सपेंशन का कारण है। यूनिवर्स एक बड़े एक्सप्लोजन से शुरू हुआ और तब से एक्सपैंड हो रहा है। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जो हर दिशा से आती है, ये दिखाती है कि बिग बैंग एक सही थियरी है। ये रेडिएशन अब कूल हो चुकी है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी एक सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म ओरिजिन की बात करती है। हिंदू धर्म के अनुसार यूनिवर्स अनंत साइकिल से गुजरता रहा है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच एक सदा चलती कहानी है। बिग बैंग थियरी इस बात का समर्थन देती है कि यूनिवर्स शायद एक ऑसिलेटिंग साइकिल में हो,
जिसमें एक बिग बैंग एक पुराने कॉस्मोस के डिस्ट्रक्शन के बाद होता है। हर साइकिल में नए लॉज और नए पैटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे इंटेलिजेंट बीइंग्स बनने के लिए एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। अगर यूनिवर्स ऑसिलेटिंग है तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होता है। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के समय टाइम उल्टा चलता होगा और इवेंट्स का सीक्वेंस पलट जाता होगा, जैसे पहले लेक में रिपल्स बनेंगे और फिर पत्थर फेंका जाएगा। यह आइडिया समझना मुश्किल है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है। बिग बैंग और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की थियरीज एक अजीब मिक्स ऑफ होप और मिस्ट्री देती हैं। चाहे यूनिवर्स एक्सपैंड हो और ठंडा हो जाए या फिर ऑसिलेट करे और नए साइकिल्स में जाए, हमें अपने टाइम का पूरा यूज़ करना होगा। कॉस्मोस का ये सफ़र सिर्फ समझने का नहीं, बल्कि सीखने और एक्सप्लोर करने का भी एक अवसर देता है। अगर ये थियरी सही हैं तो हम एक इन्फिनिट और कॉम्प्लेक्स रियलिटी का हिस्सा हैं। ब्लैक होल्स शायद नए यूनिवर्सेस तक जाने का रास्ता है, या शायद नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है कि यूनिवर्स हमें नए क्वेश्चंस पूछने और उनका जवाब ढूंढने के लिए इंस्पायर करता रहेगा। अंतरिक्ष के किनारे खड़े होते हुए हम बस एक छोटी सी छलांग मारकर नए संसारों की तलाश शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 11, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। मान लीजिए कि हम सब एक ओशन में रहते हैं, जहां सबसे बड़े और समझदार प्राणी व्हेल हैं। वो बहुत टाइम पहले लैंड से लौटकर पानी में आए। उनके पास साइज बहुत बड़ा है, कभी कभी 30 मीटर लंबाई और 150 टन वजन। वो एक दूसरे से आवाज़ों से बात करते हैं, शायद गाने गाते हैं, पर हमें पूरी तरह समझ नहीं आती कितना दूर तक ये व्हेल्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पहले ओशन में शायद पूरे ग्लोब तक ये आवाज़ पहुंचती होगी, पर फिर इंसानों ने शिप्स, सबमरीन्स और इंडस्ट्रियल नॉइज से उनके बीच का रास्ता बिगाड़ दिया। अब शायद कुछ हजार किलोमीटर तक ही सारी बातें सुनाई देती होंगी। व्हेल्स के लिए एक और बड़ी मुश्किल है इंसानों द्वारा उनका शिकार। लोग उनकी बॉडी पार्ट से लिपस्टिक या इंडस्ट्रियल ऑयल बनाते हैं। जापान, नॉर्वे और सोवियत यूनियन जैसे देशों के कारण अब भी शिकार हो रहे हैं। अगर हम वाकई दूर के तारे और एलियन से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो पहले हमें खुद अपने पृथ्वी के समझदार जीवों से संवाद सीखना होगा। हर व्हेल, हर इंसान, हर जीव अपने जीन्स और दिमाग से सीख पाते हैं। जीन्स में उनके जीवित रहने के तरीके लिखे होते हैं, जैसे कि कब सांस लेने का टाइम है या खाना कैसे डाइजेस्ट करना है। लेकिन दिमाग से वो एक दूसरे से गाने शेयर करते हैं, फैमिली को पहचानते हैं और दिमाग का यूज करके नए तरीके भी सीखते हैं। जीन्स डीएनए से बने होते हैं, जिसमें सिर्फ 4 अल्फाबेट्स जैसी चीजें होती हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। वायरस के जीन्स सिर्फ 10,000 बिट्स होते हैं, मतलब एक छोटे पेज जितना। बैक्टीरिया के जीन्स लगभग 1 मिलियन बिट्स या 100 पेजेस के बराबर हैं। एक अमीबा तो 400 मिलियन बिट्स यूज करता है, मतलब 80 मोटी किताबों जितनी जानकारी। ये सब दिखाता है कि हम सब में, चाहे इंसान हो या व्हेल हो, एक बड़ी लाइब्रेरी है, जीन्स की लाइब्रेरी और दिमाग की लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी की वजह से हम सब जिंदा रहते हैं, सीखते हैं और अपने गाने गाते हैं, चाहे हम समंदर के हों या ज़मीन के। समझना है तो हमें इन सब लाइब्रेरीज को रिस्पेक्ट देना होगा और उन्हें बेहतर समझना होगा। इंसान या व्हेल के जीन्स में लगभग 5 बिलियन बिट्स की जानकारी होती है। हर इंसान की 100 ट्रिलियन सेल्स के न्यूक्लियस में एक पूरी लाइब्रेरी होती है। ये लाइब्रेरी हमें बनाने के इंस्ट्रक्शंस रखती है। हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है, ये इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। लीवर सेल्स को बोन्स बनाने का पता है और बोन सेल को लीवर बनाने का। ये जेनेटिक लाइब्रेरी के काम है हमारी बॉडी के हर काम को समझना और चलाना। एक एप्पल खाना लगभग एक जादू जैसा है। अगर हमें अपने एंजाइम्स खुद बनाने पड़ते तो हम शायद भूखे रह जाते। इवोल्यूशन ने बिलियंस ऑफ ईयर्स में एंजाइम्स और केमिकल स्टेप्स को परफेक्ट किया है।
ये डीएनए का कमाल है। सारे जीव यानी हम, बैक्टीरिया और वेल्स अपने जीन्स में कुछ कॉमन पेजेस रखते हैं जो उनकी शेयर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दिखाता है। जीन्स के इंस्ट्रक्शंस कभी कभी पूरे नहीं होते, इसलिए ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ। ब्रेन हर इन्वायरमेंट को समझने और नए चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। हमारा ब्रेन 3 लेयर्स में इन्वॉल्व है। सबसे पुराना है ब्रेन स्टेम, फिर आर कॉम्प्लेक्स जो एग्रेशन और टेरिटरी कंट्रोल करता है, और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो सोचने और समझने का काम करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये इंट्यूशन और एनालिसिस का घर है। हमारी सोच और सिविलाइजेशन का ओरिजिन यही है। दिमाग में न्यूरॉन्स, माइक्रोस्कोपिक स्विचिंग सेल्स, ये सब होते हैं जो लगभग 100 बिलियन के आसपास। न्यूरॉन्स के कनेक्शंस जो 100 ट्रिलियन हैं हमारी यादें और सोच बनाते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क एक डांसिंग पैटर्न की तरह काम करते हैं, जैसे चार्ल्स शेरिंगटन ने डिस्क्राइब किया था। कार्ल सेगन कहते हैं कि ब्रेन का इंफॉर्मेशन कंटेंट 20 मिलियन किताबों के बराबर है। इसके अलग सेक्शंस अलग काम संभालते हैं, जैसे कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग या मेमोरी स्टोरेज। मेमोरीज रिडंडेंट होती हैं, अलग अलग जगहों पे स्टोर्ड। हमारी एनालिटिकल और क्रिएटिव कैपेबिलिटी के बीच एक कांस्टेंट डायलॉग होता है जो कॉर्पस कैलोजम से होता है। हमारे ब्रेन्स हमारी जीन्स से 10,000 गुना ज़्यादा जानकारी रखते हैं। जीन्स से हमारी बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आती हैं, पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमें सेल्फ अवेयरनेस और चॉइस का फ्रीडम देते हैं। हम अपने दिमाग में क्या डालते हैं और क्या सीखते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद की है। सिटीज़ जैसे इवॉल्व होती हैं, वैसे ही ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ है। हर लेयर एक नए फंक्शन के लिए बनी, पर पुरानी लेयर्स भी काम करती हैं। सिटीज़ में नए ब्रिजेस या टनल्स बनाने के लिए पुरानी जगहों का यूज़ होता है। ब्रेन के लेयर्स का इवोल्यूशन भी इसी प्रिंसिपल पर है। नए काम करते हुए पुराना सिस्टम चलता रहता है। जीन्स और ब्रेन्स के लिमिटेशंस के बाद हमने लाइब्रेरीज बनाई। बुक्स एक ट्री के पत्तों से बनी हुई टाइम ट्रेवल जैसा काम करती है। एक किताब पुराने ज़माने के इंसानों की आवाज़ आज तक लाती है। राइटिंग इंसान का सबसे बड़ा इन्वेंशन है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है। लाइब्रेरीज जो किताबों की खोज और पढ़ने के लिए बनी है, हमारे कलेक्टिव नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर बुक्स न होती तो हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लाइब्रेरीज हमें नए आइडियाज़ और इंस्पिरेशन देती है। एक समाज की प्रोग्रेस उसकी लाइब्रेरीज की हेल्थ से जज होती है। हमारे जीन्स, हमारा ब्रेन और हमारी लाइब्रेरीज अलग अलग तरीकों से जानकारी स्टोर करती हैं। वोएजर स्पेसक्राफ्ट का रिकॉर्ड एक नई मेमोरी है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव करेगा। ये रिकॉर्ड एक मैसेज है जो हमें अपने फ्यूचर और एलियन सिविलाइजेशन से कनेक्ट करता है। टेलीविज़न सिग्नल्स जो हमने स्पेस में भेजे हैं वो एलियंस के लिए हमारी पहचान बन सकते हैं, पर शायद उन्हें हमारे कॉमर्शियल शोज़ और वॉर की कहानियाँ अजीब और समझने में मुश्किल लगेंगी। फिर भी हमने वोएजर स्पेसक्राफ्ट के थ्रू एक सोलफुल और थॉटफुल मैसेज भेजा है जो हमारी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारा ब्रेन और हमारी टेक्नोलॉजी हमें नए आइडियाज़ और सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने का मौका देती हैं। अगर एलियंस हमारे सिग्नल सुनते हैं तो शायद वो हमारे इवोल्यूशन और ब्रेन्स में इंटरेस्ट लेंगे। वो समझना चाहेंगे कि हम कैसे सोचते हैं और क्या जानते हैं। हमें अपनी वर्ल्ड को पीसफुली ऑर्गेनाइज करके गैलेक्टिक सिविलाइजेशन का हिस्सा बनने की तैयारी करनी चाहिए। चैप्टर 12, एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका। हमने अब तक 4 स्पेसक्राफ्ट स्टार्स की तरफ भेजे हैं: पायोनियर 10, पायोनियर 11, वोएजर 1 और वोएजर 2। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इतने सारे तारे और प्लैनेट्स हैं तो हम लोग अकेले कैसे हो सकते हैं। शायद बहुत से तारों पर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हों,
तो क्या कोई उनमें से हमें ढूंढ कर आया होगा? अगर ऐसा होता तो शायद हम देखते, पर अभी तक हमें कोई क्रेडिबल सबूत नहीं मिला है। यूएफओ स्टोरीज और एंशियंट एस्ट्रोनॉट्स जैसी बातें तो हैं, पर सबूत कमज़ोर हैं। फिर भी अगर कभी कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन आ जाए तो उनका टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे होगा। हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा मौका ये है कि हमें उनकी रेडियो सिग्नल मिले, एक डिटेल्ड मैसेज। हम उनको देख नहीं सकते, पर उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे बीइंग्स हैं वो, क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। ऐसी गैलेक्टिक बातचीत से हमें बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही ये साबित भी हो जाएगा कि कोई सिविलाइजेशन अपने आप को बर्बाद किए बिना लंबे समय तक जी पाई है। कार्ल सेगन कहते हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि साइंस और मैथ सब जगह एक ही तरह का हो। जो भी एडवांस्ड सिविलाइजेशन होगी उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आनी ही होगी। अगर वो हमसे बात करेंगे तो यही लैंग्वेज सबसे आसान होगी। नेचुरल लॉज यूनिवर्सल हैं और रेडियो एक कॉमन टूल हो सकता है। हो सकता है उनके रियल सिग्नल्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से हों, पर कितनी ऐसी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं उसके लिए हमें ड्रेक इक्वेशन जैसे एक फॉर्मूला सोचते हैं। पहले हम काउंट करते हैं कितने तारे हैं, उनमें से कितने में प्लैनेट्स होंगे, उन प्लैनेट में कितने लाइफ सूटेबल होंगे, उनमें से कितने पर लाइफ से इंटेलिजेंस आएगी, और आगे कितने सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाएंगे। कई एस्टिमेट्स मिलाकर हम ये समझते हैं। हो सकता है बहुत सारे प्लैनेट्स पर लाइफ हो, पर हमारे जैसे रेडियो सिविलाइजेशन कितनी होंगी ये अभी तक अनक्लियर है। अगर सभी एडवांस सोसाइटीज़ अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं तो शायद हम अकेले हों, पर अगर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हों जो सरवाइव करके आगे बढ़ जाएं तो उनकी गिनती बहुत बढ़ सकती है। फिर हो सकता है हमें उनका कोई सिग्नल कभी मिल जाए। अगर हम सभी गैलेक्टिक नेबर्स से कभी कांटेक्ट कर पाएं तो हम ये जानेंगे कि हम अकेले नहीं। कांटेक्ट का दूसरा वर्जन उनके स्पेसशिप यहाँ आए, लेकिन हम सोचते हैं अगर वो हमसे 200 लाइट ईयर दूर हैं तो उनको 200 साल चाहिए लाइट की स्पीड पे। धीमी स्पीड पे और देर लगेगी। वो कहीं और पहले पहुंच गए हों या कोई और रीज़न से हमें नहीं मिले, या फिर वो लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे पर दिख नहीं रहे। शायद हम उनके नो इंटरफेरेंस रूल्स के कारण उनको नहीं देख सकते। इससे पहले हमारी हिस्ट्री में देखें तो जब एडवांस्ड सिविलाइजेशन कम एडवांस्ड को मिलती हैं, जैसे स्पेन ने एज़टेक को मिलकर उनका विनाश कर दिया, या फिर फ्रांस ने ट्लिंगिट से पीस से मिले, बहुत बार एडवांस्ड साइड ने पिछड़े हुए लोगों को हार्म किया है। लेकिन हो सकता है कि एलियंस में ऐसी कोई राजनीतिक या लालची सोच न हो सकता है वो ह्यूमन से ज़्यादा पीसफुल हों, या हो सकता है कि उनकी नज़र में हम अभी बच्चे हों जो उनके साथ इंगेज करने लायक नहीं। फिर रेडियो वेव से कांटेक्ट करना ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि ये कम महंगी टेक्नोलॉजी है, स्पीड ऑफ लाइट पे चलती है और पूरा गैलेक्सी से गुजर सकती है। एक टीवी शो यहाँ से 200 साल दूर स्टार पे 200 सालों में पहुँच जाएगा। शायद वहाँ कोई एडवांस डिश उसे यूज़ करके हमारे कार्टून, न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट देख ले। वो हमारे बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। कार्ल सेगन कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि अगर मैसेज कभी आया तो उसे डिकोड करना मुश्किल नहीं होगा। साइंस और मैथ सब जगह सेम है। सेगन कहते हैं कि बड़ी मुश्किल ये है कि हम कब शुरू करेंगे सर्च। रेडियो टेलीस्कोप बनाने में पैसा लगता है और सरकारों को मनाना भी मुश्किल है, पर अगर हम करें और हमने गैलेक्सी के बहुत से तारों को स्कैन करके भी कुछ न पाया तो भी हम समझ जाएंगे कि हम अकेली टेक्निकल सिविलाइजेशन है या बहुत रेयर है, और अगर पाया तो हम सब कुछ बदल जाएंगे। कार्ल सेगन कहते हैं कि अगर पता चले कि उन्होंने अपना मैसेज बनाया ही इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि हम रेडियो यूज़ करेंगे तो
हो सकता है उनके पास ज़्यादा एडवांस मेथड्स हों, पर वो समझ रहे हैं होंगे कि हमें रेडियो से ही मिलेंगे। एक डे अगर हमें एक क्लियर आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिग्नल मिले, जैसे 1 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ स्पेशल है। फिर हम प्रूव कर पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। अगर हम कभी रिप्लाई भेजना चाहें तो हम अपने हिसाब से अपनी कहानी भेजेंगे। शायद इन फ्यूचर हम गैलेक्टिक कम्युनिटी का हिस्सा बन पाए। हो सकता है हमें उनके आंसर्स आने में सदियों लग जाए, पर ये ख्याल ही इतना इंस्पायरिंग है कि हम नॉलेज शेयर कर रहे होंगे किसी पुरानी सिविलाइजेशन से, जिसके बारे में हमने कभी सपना नहीं देखा। चैप्टर 13, हु स्पीक्स फॉर अर्थ। पाइथागोरस के समय एनेक्सिमीन्स ने पूछा कि मैं क्यों तारों के राज जानूं, जब हमेशा मौत या गुलामी का डर मुझे सताता है। ये सवाल अभी भी हम में से कई लोगों को सताता है। हम एक छोटी सी दुनिया पर रहते हैं, पर हमारी नज़रें ऊपर सितारों की तरफ उठी रहती हैं। एक इनका कहानी में सूरज देवता बोलते हैं कि मैं सब पर रोशनी देता हूँ, सबको गर्मी देता हूँ, सबकी ज़मीन और जानवरों को पालता हूँ। मैं पूरा दिन घूमता हूँ ताकि सबको समझ सकूँ। शायद यही संदेश हम सब पर भी लागू होता है कि हम अपनी ज़मीन और हर जीव का ध्यान रखें। हमने बस अभी थोड़ी देर पहले ही कॉस्मोस को ट्रूली डिस्कवर किया है। सेगन कहते हैं कि अनंत सालों तक लोगों को लगा कि अर्थ ही सब कुछ है, पर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हम इस बड़े यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अर्थ एक छोटा सा कमज़ोर सा पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई देता है इस वास्ट बड़े यूनिवर्स में। जब बहुत दूर से हम इन्हें देखेंगे तो बॉर्डर्स, झगड़े, खुद की आग, अलग आइडेंटिटी सब बेकार लगते हैं। फिर भी हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाते जा रहे हैं। उनसे हम हर पल खतरे में हैं। क्या हम इतने इग्नोरेंस में जीना चाहते हैं? H.G. वेल्स जैसे लोग कहते थे कि हम सब बस शुरुआत में हैं, हमें आगे कितना कुछ करना बाकी है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम वॉर को छोड़कर सबके लिए एक बेटर सोसाइटी बनाएंगे तो हम कॉस्मोस को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। हमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों है? अगर हम सोचें तो ये सब ह्यूमंस के दिमाग की ही पैदावार है। एक ही टेक्नोलॉजी से हम स्पेस क्राफ्ट या वॉरहेड्स दोनों बना सकते हैं। अगर हम लड़ने के लिए यूज़ करते हैं तो सबका खात्मा होगा। अगर हम ढूंढने के लिए यूज़ करें तो हम प्लैनेट्स तक जा सकते हैं या सितारों तक सिग्नल भेज सकते हैं। फिजिसिस्ट L.F. रिचर्डसन ने स्टडी किया कि कितनी देर बाद एक बड़ी लड़ाई होती है। उनके डायग्राम से लगता है कि जितना बड़ा युद्ध उतना ही कम आता है, पर न्यूक्लियर वेपन्स सब उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बड़ा युद्ध सबको मिटा देगा। उन्होंने दिखाया कि वॉर सिर्फ मास मर्डर का और बड़ा वर्जन है। मतलब वॉर में सिर्फ स्केल बढ़ता है, फंडामेंटल लॉजिक वैसा ही है। अगर हम इतना सब जानते हुए भी आपस में लड़ेंगे तो हमारी बर्बादी निश्चित है। कार्ल सेगन कहते हैं कि राइट नाउ हाफ साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस पूरी दुनिया में मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर आर्म्स रेस चल रही है। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो अभी हम सरवाइव कर लेंगे, पर आगे कब तक? कभी तो कोई ग्लिच, कोई गुस्सा या कोई मिस्टेक हमारी दुनिया को ख़त्म कर देगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी सोच बदलें। सारी देशों को समझना होगा कि अर्थ का सबसे बड़ा काम है सबकी सुरक्षा। वॉर से फ़ायदा किसी को नहीं होता। क्या हम एक ऐसी सिविलाइजेशन चाहते हैं जो अपनी जगह से निकलकर बेहतर फ्यूचर ढूंढेगी, या ऐसी जो आपस में ही ख़त्म हो जाएगी? आइंस्टीन ने कहा कि अगर वॉर या डर से बचना है तो फंडामेंटल चेंजेस लाने होंगे। हम सभी में एक प्राचीन हिस्सा है, आर कॉम्प्लेक्स, जो हमको हिंसा और डर सिखाता है, पर हमने इवॉल्व होकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बनाया है जो रीज़न, कंपैशन और इमेजिनेशन सीख सकता है।
बच्चों को प्यार मिलेगा तो उनके अंदर का क्रोध या हिंसा कम होगी, ये स्टडीज दिखाती हैं। ये पॉसिबल है कि हमारी सबसे बड़ी जीत यही हो कि हम अपने वायलेंट इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करें और अपने इंटेलिजेंस को ऊपर रखें। साइंस हमारे दिमाग का अब तक का बेस्ट टूल है। ये परफेक्ट नहीं है पर सेल्फ करेक्टिंग है। हमको यूनिवर्स जैसा है उस तरह समझने की परमिशन देता है। जिंदगी के सब एस्पेक्ट्स पर अप्लाई हो सकता है। कोई सीक्रेट ट्रूथ्स नहीं, सब अजम्पशन टेस्ट करने चाहिए। अगर फैक्ट से कोई बात कॉन्ट्रडिक्ट करे तो उससे हटाना होगा। हम ही स्टार स्टफ हैं जो कॉस्मोस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम पे अलेक्जेंड्रिया में सबसे अच्छी लाइब्रेरी थी, सब बिगेस्ट साइंटिस्ट थे, पर उन्होंने कभी सोशल क्वेश्चंस पर आवाज़ नहीं उठाई। इवेंचुअली साइंस वहाँ से गायब हो गई, लाइब्रेरी जल गई और कई नॉलेज बह गई। हमें ये गलती फिर से नहीं करनी चाहिए। नॉलेज सबका हक है और नॉलेज सिर्फ वेपन्स बनाने की चीज़ नहीं बल्कि सबके बेहतर लाइफ के लिए है। अर्थ के 4.6 बिलियन सालों में बहुत से वंडर्स हुए, लाइफ आई, इवॉल्व हुई। हम वंशज हैं उन सभी डेवलपमेंट्स के। अब हम रॉकेट, रेडियो और कंप्यूटर लेकर स्पेस जा सकते हैं। अगर हम सब मिलकर अर्थ को बचा सकें तो हम एक दिन कॉस्मोस में अपने कदम जमाएंगे। वॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं, कल्चर अलग हो सकते हैं, पर जब हम दूर से देखेंगे तो सब में यूनिफॉर्मिटी दिखती है। डिफरेंट सोसाइटीज़ फिर भी एक शेयर्ड डेस्टिनी है। हमें सबको रिस्पेक्ट करना होगा। सब इयॉन्स का कॉम्बिनेशन है। कोई एक गलत स्टेप सबको ले डूबेगा, पर अगर हम सही स्टेप लें तो हम सभी कॉस्मिक फ्यूचर का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम एक ग्लोबल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉस्मोस के नज़रिए से हम समझ सकते हैं कि हम एक ही जाति के हिस्सा हैं और हमारा बचाव सिर्फ तभी संभव है जब हम साथ मिलकर अपनी दुनिया को सुरक्षित करेंगे। हमें एक ऐसे फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए जो एक्सप्लोरेशन, कंपैशन और सर्वाइवल पे आधारित हो। कार्ल सेगन कहते हैं कि हम स्टार्स के स्टार स्टफ हैं, हम धरती के रक्षक हैं और अगर हम अपने लिए नहीं तो कॉस्मोस के लिए अपने अस्तित्व को बचाएं। एक कॉस्मिक नज़रिया हमें सिर्फ सर्वाइव ही नहीं, फ्लरिश करने का रास्ता भी दिखाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।